तो हमारे सेशन का नाम है एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग और आज हम ये सीखेंगे कि एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग ऑफ कोर्स क्या होती है, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि यूज की जाती हैं मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग के डोमेन में, मार्केटिंग की फील्ड में, और वो हमारे लिए समझना जरूरी होगा। और फिर एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग कैसे डिफरेंट होती है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मार्केटिंग के साथ, और इसमें क्या चीज डिफर करती है, ये थोड़ा सा हम सीख लेंगे। और हम ये सीख लेंगे कि हम अपने जो भी काम करना चाह रहे हैं, कोई वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप है, कोई चलता हुआ बिजनेस है, तो उसमें किस तरह से एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग की टिप्स और टेक्निक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा आज का इंशाल्लाह सेशन होगा। उम्मीद है कि सेशन अच्छा रहेगा। मेरा नाम है वीनू शीत खान और मैं हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की रिसर्चर, एजुकेटर और प्रैक्टिशनर भी। अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों चीजें क्यों? तो रिसर्चर तो मैं इसलिए हूँ कि आई एम पीएचडी फेलो इन एंटरप्रेन्योरशिप। एजुकेटर इसलिए कि मैं पढ़ाती हूँ अकवत कॉलेज कसूर में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर क्यूएसी। तो ऑफ कोर्स अंडर ग्रेड लेवल पर और बीबीए और एमबीए को मैं काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, 7-8 साल से पढ़ा रही हूँ। और प्रैक्टिशनर इसलिए इसलिए हूँ कि मेरे अपने दो छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो कि एक मैंने स्टार्ट किया था 4 साल पहले और एक मैंने स्टार्ट किया है इस साल। तो आप समझ लें कि इट्स ऑल अबाउट एक्शन। ये सारा जो मेरा कंटेंट है एक्शन ओरिएंटेड है। इसमें थ्योरेटिकल चीजें होंगी भी, लेकिन वो आपको बताई इसलिए जाएंगी ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें। तो हमारे यहाँ जो कह लें कि डायलेमा ये है एजुकेटर्स का कि वो आपको एकेडमिक सी चीजें ज्यादा बताते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज या तो उनको होती नहीं है, यानी कि वो प्योर एकेडमिक साइड पर होते हैं। लेकिन मैं 3-4-5 चीजें साइमल्टेनियसली कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे रिसर्च का भी अंदाजा है, मुझे मार्केट का भी अंदाजा है, और मुझे पढ़ाने का भी अंदाजा है। मुझे पता है कि हमारी यूथ कहाँ जा रही है, क्या सोच रही है, क्या माइंडसेट है। तो इट्स यू कैन से दैट कि मैं पूरे स्पेक्ट्रम पे ऑपरेट हो रही हूँ इस वक्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि अहमद कॉलेज कसूर में मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। अभी भी मैं वहीं पर ही हूँ, काम करती हूँ। और काफी ज्यादा हम नई चीजें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वहां पर। हम एक बीबीए जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं जिसमें मैं काम कर रही हूँ, एंड आई एम द बेसिकली द लीड इन दैट प्रोग्राम के। इस्लामी तरीके तजारत को हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, एक ऐसा बीबीए जो कि कन्वेंशनल बीबीए से हटकर हो, जो हमारा चला आ रहा है बाकी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जिस तरह से बीबीए होता है उससे हट के हमारी अपनी इस्लामिक लाइन के या इस्लामी तरीके तजारत पर हम ऐसा कौन सी चीज पेश करें जो कि हमारे बच्चों को जो है ना सिर्फ दुनिया बल्कि दीन में उनके, यानी कि दोनों जिसे कहते हैं कि स्फीयर ऑफ लाइफ जो है वो कामयाब हो, वो अच्छा कमा भी सकें, वो जो है अपनी कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट कर सकें, और वो जो है एक सेल्फ से हटकर जो है वो लोगों के लिए भी सोच सकें, कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकें, कुछ सोसाइटी की अपलिफ्टिंग कर सकें। तो इस तरह से हम एक यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं। है तो काफी चैलेंजिंग काम, लेकिन अल्लाह ताला आसानी दे। इसमें हमारे पास करिकुलम है मौलाना सोहेल साहब का, जिसको हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बीबीए में। इसके अलावा मैं जल्दी से बता दूं कि हम हमारे 5 वो डोमेन है जिस पर हम अखुवत में काम कर रहे हैं, जिसमें हम यूथ पे, यानी कि बहुत मुश्किल एज होती है ये लड़कों की, खासतौर पे 18 से लेके 22 साल, इसमें हम काम कर रहे हैं कि उनके अंदर फिक्र इकबाल कैसे डाली जाए, फिक्र तालीम और तरबियत जो है वो किस तरह से इनकलकेट की जाए, फिक्र मुआश कैसे उनमें पैदा की जाए, फिक्र उम्मत और फिक्र आखिरत। यानी कि ये 5 लर्निंग सर्कल्स हैं जिसपे हम बच्चों के लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम जो है वो इस वक्त अखुवत में इंशाल्लाह तरतीब दे रहे हैं। ये कुछ बूट कैंप्स वगैरह हैं जो हुआ थे, मैंने लास्ट ईयर किए। कुछ डाल्डा के लिए, मैंने डाल्डा फाउंडेशन के लिए काफी सारा काम किया, उनकी मैंने काफी सारी बुक्स डिजाइन की जो कि बच्चों के लिए थी, जिसमें बच्चों को बहुत अर्ली एज से जो है वो इस पे लाया जाता है कि बच्चे सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बने। यानी कि प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को इस तरह के छोटे छोटे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा हैंड्स ऑन करके अपने लिए जो है वो लाइवलीहुड क्रिएट कर सकें फ्रॉम वेरी अर्ली एज। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मैं मदर्स के लिए काफी सारे मैंने काम किया। मदर्स के लिए, जैसे हम मदर्स को कहते हैं कि नेशन बिल्डर है हमारी,
इस पे मैंने जब आईबी कराची में पिछले तकरीबन 7-8 साल से मैं इन्वॉल्व थी मदर्स एंटरप्रेन्योरशिप कैंप में। इसके हमने 8 सीजन वहाँ पे किए थे। फिर हमने इसका इसका आगे इसकी लेगेसी को कंटिन्यू किया। फिर मैंने औरत 360 से इसके प्रोग्राम्स किए। और ये करिकुलम मेरा इतना ज़बरदस्त था कि बेस्ड ऑन दैट करिकुलम जो है वो हमें इसमें एक अवार्ड मिला था, जिसे यूएसएसबी एक्सेलेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन एंड पेडागोजी अवार्ड 2021 में हमें मिला था। बेस्ड ऑन दिस के हमारा जो करिकुलम था, जो हमारा तरीकाकार था पढ़ाने का, जो हमने कंटेंट में डिलीवर किया मदर्स को, वो यूएसएसबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स एसोसिएशन फॉर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उनको इतना अपीलिंग लगा कि उन्होंने पे हमें ये अवार्ड दिया था, जबकि पूरे दुनिया भर से इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी ये है कि काफी अरसे से मदर्स के साथ, यूथ के साथ और खवातीन के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ ऑनलाइन, ये मलेशिया का है, ताजिकिस्तान में काफी सारी, ये हाले कॉलेज लाहौर का है, इस तरह से बहुत ज्यादा एंगेजमेंट रही है। यूएनडीपी के साथ बहुत सारा काम किया। इसी तरह से फैसलाबाद में, क्वेटा में और लाहौर में कई जगह जो है वो काफी सारी एनजीओज के साथ काम करने का मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसा हो गया। और जो मेरा जो पैशन है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैं मैक्सिमम जो है वो यूथ के साथ काम करना चाहती हूँ, टीनेजर्स के साथ, यूथ के साथ और खवातीन के साथ। तो बहरहाल आज के हम टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग। तो केस स्टडी को शुरू करने से पहले इंशाल्लाह मैं आपको एक छोटी सी मेड की एक्टिविटी करवाऊंगी, और उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे। फिर हम मार्केटिंग के चीजों पर आ जाएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें जो है वो मोटी मोटी आपको इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, और जिसमें आपको अच्छा लगे उसको आप खुद अपना पैशन डेवलप करके मजीद उसमें आप जो है वो एक्सेल कर सकें। तो आपको थोड़ा सा मैं जस्ट रिकॉल करा दूं कि आप जो डॉक्टर शाहिद के साथ कोर्स कर रहे हैं जीसीई, उसमें बार बार आपको नाम आता होगा डॉक्टर सारा सरस्वती साहिबा का, और जिन्होंने इफेक्चुएशन इंट्रोड्यूस करवाई है। और इफेक्चुएशन की थ्योरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत ही रिलेटेबल है, अप्लाइड है, और उसकी ब्यूटी है कि ये हर कॉन्टेक्स्ट में फिट बिल्कुल बैठती है। तो जस्ट फॉर अ रिमाइंड, क्या कहलाई जाती है फ्लक्चुएशन? अगर कोई वन लाइनर आंसर इसका हो तो ये मैंने सामने लिख दिया आपके आसानी के लिए, कि क्रिएट स्मॉल इफेक्ट विद वॉट एवर वी हैव इन योर हैंड। ठीक है, आप छोटे छोटे स्मॉल जो है वो असर अंगेजी करते चले जाएं, छोटे छोटे स्मॉल इफेक्ट्स बनाते चले जाएं। किसके साथ? जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास है, जो आपके बस में है, जो आपके एक्सेस में है, जो आपकी रीच में है, without going to market, without asking for any help from the outside world कि जी मुझे पैसे दे दें, ये कर दें मेरे लिए, वो कर दें, मुझे लोन दे दें। इन सब से अलग होकर जो आपके पास है, आपकी फैमिली में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी में कुछ कर डालें। तो ये इफेक्चुएशन का मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये लेसन है। तो इसी चीज को जहन में रखिएगा, क्योंकि जो हमारी मार्केटिंग है वो इसी के इर्द गिर्द पूरी घूमती रहेगी। तो यहीं आपको डिफरेंस फील होगा कि ये जो लेक्चर है या ये सेशन है ये डिफरेंट कैसे है उस फाउंडेशन ऑफ मार्केटिंग क्लास से जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक आपको इंटरेस्टिंग सी चीज वीडियो पे बल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक स्लाइड है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम अपनी एक्टिविटी पे चलते हैं। कस्टमर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल टू योर स्टार्टअप बिजनेस। अगर आप उनको वो नहीं देंगे जो वो चाहते हैं, और उस प्राइस पर नहीं देंगे। कोई क्वेश्चन? नहीं? अच्छा, जो वो बिलिंग है पे करने के लिए, और अगर आप उनको इज्जत और एहतराम से नहीं आप इनके साथ पेश आएंगे, तो वो कहीं और चले जाएंगे। और कस्टमर के बगैर ऐसा है कि अगर कोई सेल नहीं होगी तो ऑफ कोर्स आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं कर सकता। तो ये एक फॉर्मूला, डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट है, वालेकुम नासिर भाई, क्या हाल है? खैरियत से? सॉरी आज नहीं आ पाया मैडम है की। वो कितना घर इम्पोर्टेंट में है। कुछ चक्कर। अच्छा, तो हम थोड़ा सा अब आते हैं आपकी मेंटी एक्टिविटी की तरफ। वो हम करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा मजा आए इसमें करने में। मैं इसको यहाँ पर रोक रही हूँ, वापस आऊंगी आपके साथ। अच्छा, अगर आपने
फोन वगैरह पे बात करनी हो तो प्लीज एक तो माइक म्यूट कर दिया करें। तो क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आप लोग ऐसा करें कि यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने मेरी मेंटी की स्क्रीन आएगी। आप चाहें तो अपने फोन से क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, और अगर जिनके पास क्यूआर कोड वाला फोन नहीं है तो वो इस कोड को जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं कोड जो है ना वो दे रही हूँ आपको जूम की चैट में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ जाइएगा, यहाँ आप जाएंगे menti.com पर और कोड यूज करेंगे ये वाला। ठीक है, तो मुझे जरा सा इसको शेयर करने दीजिए ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। जी जनाब। तो आपके सामने ये येलो स्क्रीन आ रही है। मुझे चैट पे बता दीजिएगा कि आप ये येलो स्क्रीन देख पा रहे हैं। ओके 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 फाइन, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मेरे पास फुल स्क्रीन में अभी चली जाएगी, है थोड़ा सा वेट करिएगा। तो इंटरनेट थोड़ा सा यहाँ स्लो चल रहा है आज, तो प्रेजेंट मोड में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो बहरहाल, तो आप इसमें स्क्रीन मेरी देख सकते हैं। जैसी लोड होती है तो मैं आपको बताती हूँ। यस, ये आपके सामने आ गई है। ओके, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग। अच्छा, मैं लास्ट टाइम डॉक्टर शाहिद का सुन रही थी, वो आप लोगों को मेरे ख्याल में फरीज का कोर्स, फरीज का केस स्टडी पढ़ा रहे थे। तो वो हारिब होता है उसमें, और वो अ, उसने अरबिक जो है विलेजर्स लेडीज होती हैं उनका एनिमेटेड कार्टून बनाया होता है, फिर उसी को आगे लेके चलता है और वो उनकी मर्चेंडाइजिंग करता है और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसमें था कि वो किस तरह से इंसाइट्स लेता है, मार्केट रिसर्च करता है, और डिफरेंट टेक्निक्स हैं मार्केट्स इंसाइट की। तो वो सब आई थिंक आप लोग उसमें सीख रहे थे। वो फरीची केस में बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार केस है। तो उसमें उसमें हल्की सी बात हुई थी कि प्रोडक्ट प्राइस 4 पीस के हवाले से या मार्केटिंग के हवाले से। तो आपको याद होगा, तो जो पुरानी बुक्स है मार्केटिंग की, वो ये कहती हैं कि 4 पीस होते थे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, दैट्स इट। फिर जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती हैं, कॉन्सेप्ट चेंज होता है, थ्योरीज मजीद इनहेंस होती हैं, डिफरेंट डायमेंशन जो है वो एक कॉन्सेप्ट में ऐड हो जाती हैं। फिर आगे जा जब हम आए, जैसे जैसे चीजें एडवांस एडवांस हुई, इवॉल्व हुई, तो 3 पी जो है वो और इन्वॉल्व हो गए मार्केटिंग में, जो कि था पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ठीक है, तो ये अब ऑल टुगेदर अब हम 4 पीस नहीं कहते, अब हम 7 पीस कहते हैं। जैसे जैसे मार्केटिंग की टेक्निक्स और इवॉल्व होती गई, डेफिनेशंस बनती गई, डायमेंशंस ऐड होती गई। अच्छा, ये क्या चीजें होती हैं? प्रोडक्ट तो देखें बड़ा क्लियर है, मतलब है कि किसी लेमैन को भी समझ आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर सर्विस भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब सर्विस भी हो सकता है। प्राइस बड़ा क्लियर है, इसमें भी कोई इतना ज्यादा इसकी समझने की जरूरत नहीं है। प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। तो प्लेस क्या चीज होती है कि आपकी जो चीज है वो किधर अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, यानी कि इट इज अबाउट वेयर। प्रमोशन ये है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह की आपकी जो है वो पैकेजिंग है, क्या डील्स हैं, आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं या किसी और तरीके से सेल कर रहे हैं, मतलब आपकी किस किस किस्म की प्रमोशंस जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लेके चल रही हैं। फिर आते हैं आखिर के 3 पी की तरफ, जिसमें पीपल है। अच्छा, ये पीपल जो है ना, इट्स अबाउट एचआर, या फिर कंप्लीट आपकी जो कंपनी है, स्टार्टअप है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए हुए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड कितने लोग हैं। तो इसको हम कहते हैं पीपल, यानी कि इसमें उस कंपनी के, उस स्टार्टअप के एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि कहा यह जाता है, जो एचआर की नई डेफिनेशन इमर्ज हुई, इसमें कहा जाता है कि जितना खुश आपके लोग होंगे,
एम्प्लॉयज होंगे उतनी ही कंपनी आपकी ग्रो करेगी। ठीक है, ये न्यू प्रैक्टिसेस आ रही है, उसमें यह है कि आपने अपने एम्प्लॉयज को बहुत वैल्यू देनी है। तो जितने अच्छे लोग आपके साथ जुड़े हुए होंगे उतना ही आपके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होंगे। यानी कि आपकी जो पीपल की हैप्पीनेस है, जो लोग उस चीज को बना रहे हैं, चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये पीपल डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी प्रोडक्ट के साथ। है ये। और उसके बाद प्रोसेस आता है कि आपने कितनी ऑटोमेशन की हुई है, आपके जो सिस्टम्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। कोई आपने अच्छा कोई सिस्टम लगाया हुआ है, सीआरएम लगाया हुआ है, ईआरपी लगाया हुआ है, या कुछ और तरीके से कोई चैटबॉट लगाया हुआ है, आपके प्रोसेसेस कितने स्ट्रीमलाइन है, ये प्रोसेस में आ जाता है। और फिजिकल एविडेंस ये होती है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, जब कोई भी कस्टमर या क्लाइंट आपके पास आया तो आपने उसको कैसी सर्विसेज दी, वो खुश हुआ, वो नाखुश हुआ, आपके लोगों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, उसको वैल्यू दी, उसके उसके उसकी उसकी बात को या उसकी कंप्लेन को या उसकी क्यूरी को, उसके क्वेश्चन को एड्रेस किया या नहीं किया। और आपका जो सेटअप था अगर फिजिकल है तो उसका एक्सपीरियंस उसको कैसा लगा, या अगर ऑनलाइन है तो कितना इजीली स्मूथ जो था वो चेकआउट था, या जो भी चीज उसने पसंद की वो उसको कितनी आसानी से मिल गई। तो ये सब चीजें जो है वो मिल मिला के आपके 7 पीस बना रही होती हैं। तो ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था, बहुत ही लेमन किस्म का, जो कि मैंने आपको दिया। अब हम बेसिकली चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन, आप ये इसको क्यूआर कोड को प्लीज स्कैन कर लें, और अगर स्कैन नहीं है तो फिर आपको मैंने यहाँ पर जूम में दिया है एक लिंक, तो आप यूज कर सकते हैं। menti.com पे जाइए, यूआरएल पे, यूआरएल में आप जाइए menti.com, अगर खुल गया तो बहुत अच्छी बात है। और आप कोड यूज कर सकते हैं 8656 3572, राइट। तो इसके साथ आपके साथ एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन जो है वो है योर रेडीनेस टू थिंक टू स्टार्ट योर ओन वेंचर। पहले आप मुझे बताइए कि आप कितनी, आपके अंदर रेडीनेस पाई जाती है, या आप कितने ईगर हैं, या कितने आप रेडी हैं, तैयार हैं अपना ओन वेंचर शुरू करने के लिए। तो आप बताइए कि बहुत ज्यादा तैयार हैं, बस ऐसे ही हैं, या बस हाँ है भी और नहीं भी है, बिल्कुल भी नहीं है और पता ही नहीं है। तो ये जरा आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। अच्छा जी। तो मुझे इसके आपके पता चलते रहेंगे कि कितने कितने आंसर्स जो सामने आ रहे हैं। 8 लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे हटा के 21 लोग और हैं। ठीक है, अलीना आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं। तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पर 8 नहीं, मुझे एटलीस्ट यहाँ पर 20 पार्टिसिपेंट्स चाहिए अपने साथ, जो कि अपने आंसर्स, अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकें, ताकि फिर मुझे आप लोगों के बारे में ज्यादा पता चले। अदरवाइज फिर ये वन वे की सिर्फ लिसनिंग एक्टिविटी रह जाएगी। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन करें, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया और जो मुझे सिर्फ सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आज ही ये menti.com पर, और कोड आपके सामने है, और इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास जो आंसर आए हैं उसमें 1 2 3, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, यानी कि आपकी रेडीनेस तो इस वक्त शो हो रही है, यानी कि जो अभी हमारे पास 9 लोग ऑनलाइन हैं इस एक्टिविटी में। अच्छा, कुछ ने कहा कि वो बिल्कुल भी एग्री नहीं है अपने वेंचर के लिए। ठीक है। अच्छा, सबके आंसर्स नहीं, अभी मेरे पास 5 आंसर्स आए हैं। तो कमॉन भाई, बाकी लोग भी जवाब दे दें जल्दी से। अच्छा, अभी भी अगर हम एग्री और स्ट्रांगली एग्री को मिला लें तो आप लोग, इसका मतलब है कि करना तो चाहते हैं कुछ ना कुछ। दैट्स गुड। 10 लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया। तो इसका मतलब है, अगर मैं ऑन एन एवरेज कहूँ तो हाफ लोग हमारे साथ एग्री हैं कि हाँ हमने आगे कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, और आई थिंक लेस देन हाफ कह रहे हैं कि अभी आई थिंक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। चले, कोई बात नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं चाहते तो
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपका मैं इंसाइट्स मजीद लेना चाहूंगी। 13 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मार्केटिंग को वन वर्ड में डिफाइन करिएगा कि आपके नजदीक मार्केटिंग क्या है। वन वर्ड आंसर। सेल्स, वैल्यू सेल्स, ग्रैब अटेंशन, ठीक है। ऑफर, अच्छा, शोर मचाना, ये डॉक्टर शाहिद की टर्म आपने यूज करी है। ओके जी, और भाई जल्दी जल्दी। 13 लोग हैं। विजिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वालिटी, रोला डालना, अच्छा, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट, अट्रैक्ट करना, ठीक है। शोइंग प्रेजेंस, सेल्स, अच्छा, कोई और, नॉइस, ओके। प्रोडक्ट लोगों को दिखाना, वेरी राइट। एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर केयर, वेरी नाइस। ऑफर, हेल्प द पीपल, ओके। हेल्प द पीपल, अब मुझे हेल्प द पीपल पे तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एडवर्टाइजमेंट याद आ गया है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको दिखा पाऊंगी या नहीं। अगर नहीं दिखा पाई तो आपको मैं ऐड का लिंक जरूर दे दूंगी। तो आपको फिर पता चलेगा कि मार्केटिंग में हेल्प द पीपल किस तरह की जाती है। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। चले जी, आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही आंसर ऑफ कोर्स सही है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो अब ये याद रखिएगा आप, ठीक है। रोला डालना, शोर मचाना, सेल्स, वैल्यू, कस्टमर केयर, सब चीजें अब आपने याद रखनी है। इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने 7 P's आपके सामने हल्के से डिस्कस किए थे जस्ट। विच ऑफ द 7 P's ऑफ मार्केटिंग यू कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस सक्सेस। अब आपके सामने ये सारे 7 P's हैं। कीपिंग द स्मॉल बिजनेस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है ये, हम लोग ज्यादातर एसएमईज के लिए या एमएसएमईज के लिए जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल होती है। जो हम खासतौर पे जो फैक्चुएशन पढ़ाते हैं, राइट। तो कीपिंग दैट कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, आप बताइए कि छोटे बिजनेस के लिए कौन से 7 में से कौन सा वाला पी जो है वो आपके नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ये भी वेरी कर सकता है, जाहिर सी बात है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है। लोग चीजों को इवेलुएट करने का तरीका अलग होता है। तो आपके आंसर बिल्कुल वेरी कर सकते हैं। एंड देयर इज नो नथिंग लाइक ये राइट है, ये रॉन्ग है। अच्छा जी, तो जो आंसर आए हैं हमारे पास, 15 लोग ऑनलाइन हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा जो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो रेटिंग आ रही है उसमें लोग कह रहे हैं कि प्रमोशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा जी, अब ऑलमोस्ट टाई हो गया है प्रोडक्ट और प्रमोशन में। तो जबरदस्त। प्राइस और प्लेस जो है वो लोग कह रहे हैं कि ये नंबर 2 पर आ रही है। इवन के पीपल भी, ठीक है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने हमें किसके लिए वोट किया है कि प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ प्रमोशन भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आपकी प्रोडक्ट है। और मुझे ये लग रहा है देखकर कि ये बात ठीक ही है। अब कैसे ठीक है? अच्छा, प्रमोशन आगे चली गई, चले। ये भी हो सकता है एक्चुअली। डिजिटल मार्केटिंग का एरा है, तो कह सकते हैं, कह सकते हैं ये कई प्रमोशन वाकई में समटाइम्स बहुत आगे चली जाती है। और वो प्रोडक्ट कुछ नहीं होती, कुछ समटाइम्स तो आपको बस सरप्राइज ही हो रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। तो यू आर राइट कि प्रमोशन आजकल के एरा की मार्केटिंग में प्रमोशन बहुत जरूरी है।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, कि कोई शरारत में जो है वो एनोटेशन शायद इनेबल हुई हुई है, तो आप वो पेंसिलों की लकीरें डालें गंदे बच्चे की तरह। ना करिए, क्या जरूरत है करने की, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो बहरहाल, अच्छा, अब वो हमारे पास क्वेश्चन ये आया है कि आजकल के डिजिटल इकोनॉमी में, जैसे मैंने अभी बताया कि आजकल दौर ही हमारा मार्केटिंग की सारी कन्वेंशन डेफिनेशन चेंज हो गई है, किस पी को आप समझते हैं कि ये जो है ना, ये सबसे ऊपर जा रहा है? हाँ हाँ। कौन सा पी आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, डोमिनेंट हो गया है, बड़ा वाजे है, किसमें? डिजिटल इकोनॉमी में। अब थोड़ा सा हमने इसको, कॉन्टेक्स्ट हमारा चल रहा है डिजिटल के लिहाज से। अच्छा जी, वही वाली ऑलमोस्ट सही है, जो आंसर आ रहे हैं आपके वो ऑलमोस्ट सही है। ये जो प्रमोशन है ना, जो मैंने अभी अभी बात डिस्कस भी की थी लास्ट क्वेश्चन में, कि इतनी ज्यादा प्रमोशन हो गई है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत दफा ऐसे होती है कि वो पीछे चली जाती है, प्रमोशन 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 आगे हो जाती है। ठीक है, और आपने कहा प्रोसेस को सबसे कम आ रहे हैं परसेंटेज, लेकिन देखिए जो प्रमोशन है ना, अगर वो डिजिटल होगी और प्रोसेस भी आपका उसके साथ अलाइन होना जरूरी है। ठीक है, आप कितना मैनुअल काम कर लेंगे, तो ये आपस में एक्चुअली यू कैन से दैट कि ये हैंड टू हैंड चलेंगे, कि आपके प्रोसेस भी बड़े एडवांस होने चाहिए। अगर आपको, अब एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, जितने ई कॉमर्स चल रहे हैं तो वो इसी तरह से ही चल रहे हैं ना, वरना अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप मैनुअल चीजें करेंगे तो। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, ये उस तरह से है कि आजकल के डिजिटल इकोनॉमी में कौन सा वाला पी जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है या फेड होती जा रही है? प्लेस। ओके। हम्म, कह सकते हैं। फिजिकल एविडेंस। ऑल राइट। हम्म, ठीक है। यानी कि फिजिकल एविडेंस को मैं फिर इस तरह से ले रही हूँ कि हमारे जो ब्रिक्स एंड मॉर्टर स्टोर्स होते हैं, या जो जिसे हम कहते हैं कि हम जो शॉप में जाके, किसी स्टूडियो में जाके कहीं जो चीज लेते हैं, खरीदते हैं, तो वो उसका जो एक्सपीरियंस है, या उसका जो ओवरऑल एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जो एक चीज आती है फिजिकल एविडेंस से, क्या वो शायद कम होती जा रही है डिजिटल इकोनॉमी में? क्योंकि अब हम ज्यादा बॉदर नहीं करते कि हम जाएं और अपना पेट्रोल भी खर्च करें, टाइम भी निकालें, और फिर जाके हम किसी स्टोर से लें, तो हम ऑनलाइन क्यों ना ले लें, हमें जाना भी नहीं पड़ेगा, हमारा पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है, हमारी फटीक भी नहीं होगी। तो यू कैन से दैट रिलेटिवली कि फिजिकल एविडेंस, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी कम होती जा रही है। प्लेस, एक्चुअली प्लेस में तो आपका डिजिटल प्लेस भी आएगी ना कहीं तो होंगे। मतलब है कि अगर आप फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कि आप ऑनलाइन तो होंगे। कोई ना कोई आपका चैनल होगा, कोई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कोई ना कोई आपको कोई स्टोर होगा। तो प्लेस तो होगी, तभी तो एक्चुअली आपकी चीज वहां मौजूद होगी ना। ठीक है, तो फिजिकल एविडेंस कह लें कि अगर हम, एक फिजिकल स्टोर है, लेकिन प्लेस में, अगर प्लेस को आप फेड अवे कर देंगे, तो फिर आपकी आपकी चीज मिलेगी कहाँ? सोचने की बात है ना। तो प्लेस आपकी फिर वेबसाइट भी हो सकती है, प्लेस आपका ऑनलाइन रिटेल स्टोर भी हो सकता है, प्लेस आपकी कोई ऐप भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब है कि प्रोडक्ट, अब इसका रिजल्ट ये निकला कि प्रोडक्ट जो है ना वो कम से कम होती जा रही है, यानी कि प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस है, या प्रोडक्ट की क्वालिटीज हैं, या प्रोडक्ट की जिसे कहते हैं कि रोबस्टनेस है, वो कम होती जा रही है। और जो बाकी दीगर चीजें हैं जो उसको फैंसी बना के पेश कर रही हैं, वो हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऑफ कोर्स के नुकसान भी है और फायदे भी हैं। अच्छा, चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट स्किल्स मेक समवन अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल मार्केटर? कौन सी स्किल ऐसी आपके पास है या होनी चाहिए जो आपको एक कामयाब एंटरप्रेन्योर मार्केटर बना दे, या एक अच्छा मार्केटिंग का पर्सन बना दे,
वो क्या ऐसी चीज होनी चाहिए। तो देखते हैं कोई इंटरेस्टिंग आंसर्स आप हमारे पास आते हैं। जी, 3 आंसर आए हैं हमारे पास। जी, बाकी लोग, कौन सी ऐसी खूबी है, कौन सा इसका स्किल सेट है, स्किल सेट, राइट, जो आपको एक कामयाब मार्केटर बनाता है। हम्म, ठीक है। अच्छा, जो आंसर्स हमारे पास आए हैं वो आए हैं थिंक थिंकिंग लाइक कस्टमर, यानी कि थिंक लाइक अ कस्टमर, यानी कि आप कस्टमर के शू में जाके जो है वो देखें कि वो क्या सोच रहे हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। गैप अंडरस्टैंडिंग, तो ये गैप नहीं कहलाएगा, गैप होगा, ई नहीं लगेगा, गैप अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये आंसर बड़ा प्यारा है। आप इस आंसर को जरा नोट करें, पार्क करें, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। गैप मार्केटिंग कहाँ गया, हाँ जी, गैप अंडरस्टैंडिंग, कि गैप कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्किल सेट और गैप अंडरस्टैंडिंग, ये भी बात तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली रिलेट नहीं हो पा रही। अब रिलेट कैसे होगी, ये आगे आगे आंसर इसका। ये मुझे ये आंसर बड़ा अच्छा लगा, कन्विंसिंग पावर। ये जो है ना, ये अखीर होनी चाहिए मार्केटर में, कन्विंसिंग पावर। ठीक है, टू गेट स्टार्टेड, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन। अच्छा, नॉलेज जो है ना आपकी, जो मेरे ख्याल में नॉलेज काफी लोगों ने 2 लोगों ने शायद इसको किया है, क्योंकि इसकी जो वो बड़ा आ रहा है ना, इसकी जो साइज है नॉलेज का। तो मैं आपको बताऊं कि नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन उस नॉलेज को जब तक आप आर्टिकुलेट नहीं करेंगे, जब तक सामने वाले को आप बयान नहीं करेंगे, वो नॉलेज आपके अंदर ही रह जाएगी। तो नॉलेज के साथ साथ आपको उस नॉलेज को कन्वे करना आना चाहिए, यानी कि जो आपकी परसुएसिव स्किल है, राइट, इसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि आपकी जो परसुएशन है, कायल करने की सलाहियत, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। डेलीगेशन, बहुत अच्छी बात है, डेलीगेशन भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक वो बंदा जो है वो आपसे मे बी की चीज ना खरीदे। यू नो योर प्रोडक्ट, ठीक है। एक्शन, निश, निश क्या होती है, NIDCH, ये क्या चीज है, मुझे समझाए कोई ये। निच तो कोई चीज नहीं है। एक चीज होती है नीश मार्केटिंग, मुझे कहते हैं, तो हम आएगी तो आपको आगे बता देंगे। ठीक है। बिजनेस माइंडसेट, बिल्कुल माइंडसेट भी होना चाहिए, लेकिन उस माइंडसेट को बोलना बताना भी आना चाहिए। चले जी, अगला क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट आर द मार्केटिंग चैलेंजेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जी, वो सारे लोग जिन्होंने शुरू में हमें बताया था कि वो इंटरेस्टेड है, उनकी रेडीनेस थी टू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन, बताइए, या ऑलरेडी इफ यू आर डूइंग समथिंग, एंगेज है किसी न किसी स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज में, तो आप बताइए कि आपको कौन से मार्केटिंग चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश होते हैं। अम, तो मुझे शेयर करें ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो। सोच के भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या। और इसका मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि इसका आंसर जरूर दें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि वी ऑल आर एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंसेस एज वेल। तो जिनके नहीं है बिजनेसेस, वो वैसे ही सोच के बताएं कि अच्छा हाँ, ये हो सकता है, ये मे बी कि ये वाला प्रॉब्लम आ जाए मुझे। तो बताइए। ठीक है। हम्म। और 2 आंसर आए हैं, 17 लोग हमारे साथ इस वक्त मेरे ख्याल में सब टाइप कर रहे हैं। चले, टेक योर टाइम, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हम्म, ठीक है। तो जब हमारे पास आ रहे हैं इसी को एक्चुअली हम, जब मेरा सेशन आगे अब चलेगा, तो उसी को कोशिश करूंगी कि इसको आपको, आपके जो जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाए इन वन प्लेस और अनदर। अच्छा, वेबसाइट डेवलपिंग, ठीक है, मार्केटिंग चैलेंजेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। वेबसाइट डेवलपिंग एज सच चैलेंजेस आना नहीं चाहिए। आजकल तो बड़ी आसान हो गई वेबसाइट बनाना या उसको चलाना, और वो एज सच लो कॉस्ट भी है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होती, अनटिल अनलेस को आपने कोई ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस ना कराया हो कि जो बहुत ज्यादा एडवांस हो। अच्छा, बजट पैकेजिंग, बजट पैकेजिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे आपसे मालूम करना पड़ेगा कि बजट और पैकेजिंग ये क्या चीज का
कर रहे चाह रहे हैं, यानी कि आपका कोई ऐसी प्रोडक्ट का कोई चीज है जिसमें आप बजट फ्रेंडली कोई चीज करना चाह रहे हैं, इस तरह का कुछ चीज है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मार्केटिंग में आपको तब मसला आता है समटाइम्स, शायद अगर आपने कोई कोई अगर MIS इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हो, मैनुअल काम कर रहे हो, एक ये मसला हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि वो आपसे फिर मेरे ख्याल में 1 to 1 जब अगर कोई बातचीत होगी तभी पता चलेगा कि उसमें क्या मसला आएगा। यानी मे बी कि बजट का इशू हो कि हम नहीं खरीद पा रहे हो उतनी चीजें जो रिक्वायर्ड हो, या सप्लायर कोई तंग कर रहा हो, या पेमेंट्स के डिले हो और वहां से आ रहा हो, मे बी इस तरह की चीज हो सकती है। लिमिटेड बजट जो कि यकीनन ये हमें इशू आता है जब हम स्मॉल बिजनेसेस को करते हैं कि हमारे पास बजट बहुत कम होता है। मार्केटिंग ऑन अ वेरी लिमिटेड बजट, idea how to market in today's digital world with less and ad spending। ये बिल्कुल रियल चैलेंज आपने बहुत जबरदस्त बात की है। ये वाकई में ये मसला है कि पैसे थोड़े हैं, एड भी रन करना है और एड का हमें इम्पैक्ट भी चाहिए। तो ये तीन कंस्ट्रेंट्स जो है ना, ये साथ साथ चलते हैं, और ये है मसला। मैंने आपको कहा ना कि ये शुरू में बहुत इस तरह की चीजें होती हैं। मनी, रिलक्टेंट टू टेक फर्स्ट स्टेप, फियर ऑफ फेलियर। अच्छा, फियर ऑफ फेलियर के लिए तो ये रिलक्टेंट तो होते ही हैं, जिसने कभी बिजनेस ना किया हो तो ऑफ कोर्स वो रिलक्टेंट तो होगा। और मनी चले उसको मैनेज हम कर लेंगे, लेकिन जो फियर ऑफ फेलियर है ना, इसको आप निकाल दें। क्योंकि आप जो आपको डॉक्टर शाहिद ने भी अपने जो प्रिंसिपल में पढ़ाया होगा, अफोर्डेबल लॉस का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके पास 100 रुपी है तो आप 20 का रिस्क ले लें या 10 का ले लें, 80 आप अपने लिए रखें अपने फियर ऑफ फेलियर को मैनेज करने के लिए। तो स्टार्ट विद द स्मॉल, राइट। आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई बिग बैंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, छोटा छोटा कर लें, उसी के साथ आप प्ले अराउंड करें जब तक कि आप उसमें एक्सपर्ट ना हो जाए। गिरे फिर उठें, फिर गिरे फिर उठें, फेल हो बार बार फेल हो, कोई मसला नहीं है इसमें। लिमिटेड बाय लैक ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्टीज, ये बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि मार्केटिंग एक्सपर्टीज नहीं होती, फिर आप कोई बंदा हायर करते हैं, वो आपसे इतना चार्ज करता है कि आपका बिजनेस तो साइड पर रह जाता है। वो आप लोग, आपको तो लगता है कि आपने बस उसी वो ही आपका जो है वो अच्छा बिजनेस चला रहा है। यानी कि आपकी जो आई थिंक अर्निंग होना हो पहले मार्केटिंग टीम को आपको देना पड़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बड़ा श्रिंक अमाउंट होते हैं जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, अनटिल अनलेस कि हमने कोई बाहर की दुनिया से मदद ना ली हो। करेज टू टेक स्टेप एंड बेसिक फ्रेमवर्क विथ सपोर्ट फॉर अ स्टार्टअप। हाँ, करेज चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। करेज आपको तब भी मिलती है जब आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको बकअप करें कि नहीं नहीं यू कैन डू दैट। और जब आप ऐसे लोगों के साथ अपने रहेंगे तो वो यकीनन आपका माइंडसेट वैसे ही डेवलप होता रहेगा। अगर आप मुकम्मल तौर पे घिरे हुए उन लोगों के साथ जो कि कंप्लीटली जॉब जो है जॉब एनवायरनमेंट में रहते हैं, या उनकी बहुत ही सिक्योर 9 to 5 किस्म की जॉब है, तो मे बी आप उस करेज आप जिंदगी भर जमा ना कर पाए। कंपनी बहुत मैटर करती है। अगर बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के साथ है तो ये आपके अंदर खुद ब खुद करे जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप नहीं है तो फिर वो फिर जॉब वाले लोग आपको फियर ही दिलाते रहते हैं। लैक ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्टीज, अच्छा ये हो गया। मैनेज किचन एंड अदर एक्सपेंसेस विद जॉब, स्टार्ट बिजनेस डिफिकल्ट। ये बिल्कुल आपने रियल जिंदगी की निशानदेही की है कि असल मसला एक्चुअली यही है। ये जो किचन का सिक्योर होना है ना, इस वजह से मेजॉरिटी लोग हमारे यहाँ स्किल सेट होते हुए, पोटेंशियल होते हुए बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट नहीं करते हैं। ये जो किचन का इशू आ जाता है। तो इसके लिए एक अप्रोच है जो कि आई डोंट नो आपको पसंद आए या नहीं आए। एक होती है हाइब्रिड एंटरप्रेन्योरशिप, या यूं कह लें कि आप अगर कर सकते हैं, मुश्किल ट्रैक है ये, आप दो चीजों को पैरेलल चलाएं फॉर द टाइम 2-3 years, राइट। आप आहिस्ता 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 बिजनेस को ग्रो करें और आहिस्ता 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 जॉब से पीछे हटते जाएं। और ये पूरा प्रोसेस लेगा 2 से 3, कभी कभी 5 साल भी ले सकता है। तो इसमें क्योंकि 2 years में तो शायद कोई बिजनेस आपको पैसा नहीं कमा के देगा, ठीक है, अनटिल अनलेस कि कोई आपका कोई इस तरह का शॉर्टकट हो तो वो। अदरवाइज जो ऑर्गेनिकली बिजनेस ग्रो करते हैं वो 2 years के बाद शुरू होता है। तो वो फिर आप ये है कि अगर कर सकते हैं वीकेंड्स को
ऑफिस टाइमिंग से बाद, तो फिर कुछ टाइम निकालें, 4 4 घंटे 8 8 घंटे वीकेंड पे ज्यादा निकालें, पैरेलल चलाएं, और फिर किचन आपका ऐसा 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 सिक्योर होगा, और फिर आप उस तरफ बिल्कुल आप जॉब को छोड़ के आप फिर बिजनेस की तरफ डेडिकेट हो जाए। ये एक तरीका हो सकता है। अच्छा, टिकटॉक पीपल लाइक टू वॉच स्टोरी टेलिंग वे एंड बीटीएस इंस्टाग्राम। तो ये मार्केटिंग चैलेंजेस कैसे हुए? ये तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी हुई ना, ये तो बिजनेस आगे बढ़ाने की, ये चैलेंजेस तो नहीं हो सकते। अच्छा जी, लिमिटेड बजट, ये तो हमने काफी सारा डिस्कस कर लिया है। लिमिटेड बजट तो मसला है हमारा। नीचे देख लेती हूँ कोई और इंटरेस्टिंग अगर आंसर आ रहा हो तो। बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, डिजिटल प्रेजेंस, acquisition, retention, competition from larger business, हाँ right, staying current with the trends, ये बहुत मसला होता है। ये भी आपने बिल्कुल रियल चैलेंज को हाईलाइट किया है। लिमिटेड बजट ये हो गया, कस्टमर। अच्छा, कॉम्पीट आपने करना ही नहीं है ना लार्ज बिजनेस के साथ। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो आप अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है, समटाइम्स है ना, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक यूज होती है टर्म, ब्लू ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये मार्केटिंग की नहीं बल्कि मैनेजमेंट की टर्म है। आप वो वाली चीजों में काम करें जिसमें आपकी जो बड़ी कंपनीज हैं वो प्रोवाइड ही नहीं कर रही हैं। अभी पीछे एक वर्ड किसी ने कहा था, निश मार्केटिंग, निश। तो जो निश है ना, NICHE इसकी बेसिकली स्पेलिंग होती है, आप उस पे काम करें। यानी कि ऐसा ऐसी मार्केट जिस पे काम ही नहीं किया गया, ऐसी अनटैप मार्केट जिसमें अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, और बड़ी कंपनीज ने अभी तक उसका सोल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड चीज बनाती हैं, उनकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं। तो वो नहीं चाहती कि हर हर निश में वो ऑपरेट नहीं होना चाहती। तो बड़ी कंपनीज नीश में अगर ऑपरेट नहीं होना चाहती, तो छोटी कंपनीज के लिए नीश मार्केटिंग को ग्रैब करना और उसको लेवरेज करना, और अब अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से उसको फुलफिल करना एक बहुत ही जबरदस्त, यूं कह लें कि अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर आप लाइक सपोज के अब साबुन बन रहा है ना, अब साबुन यूनिलीवर इतना बनाती है, लक्स है तो लाइफ बॉय है। अब आप कहते हैं कि मैं भी साबुन बनाऊंगा, तो अब आपने ऑल सडन जो है ना, आप एक दिन खड़े हुए साबुन का फॉर्मूला लेके, चाहे बहुत अच्छा था, तो आपने अब आप कॉम्पीट कर रहे हैं यूनिलीवर के लक्स के साथ या लाइफ बॉय के साथ। तो अब आप सोचें कि वो उनका प्रेजेंस देखें, 70 80 100 100 साल की उनके फुटप्रिंट्स हैं। आप अभी वन डे में साबुन बना के किस लक्स जितने कामयाब तो नहीं हो सकते ना। तो आप अपनी, अब ये नहीं कह सकते कि आप ना बनाएं। आप फिर अपनी नीश तलाश करें, वहां आप अपनी चीज को मार्केट करें जहां पे लक्स अवेलेबल ही नहीं है, या जहाँ पे लाइफ बॉय अवेलेबल ही नहीं है। वहां पर शायद, मैं एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट आपको, कि शायद आपकी चीज वहां पे बिक जाए। लेकिन अगर आप लक्ष्य से बराबर में रख के कहेंगे कि मेरी अगर चीज बिक जाए, तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन जैसी चीज को ऑल सडन मार्केट में लाना, और इतनी रिफाइंड प्रोडक्ट जो है वो, क्योंकि काफी हमारे जो जानने वाले उन लोगों ने सोप में आए वो, और नहीं आगे बढ़ पाए। कुछ हो पाए तो वो इसलिए हो पाए कि उनकी चीज में वो था जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं था। उनके इंग्रेडिएंट या तो उन्होंने नॉन केमिकल बेस्ड इंट्रोड्यूस करवाए, या उन्होंने ऑर्गेनिक कोई फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया। तो यूं कह लें कि वो लोग जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे और जिनको अपनी मर्जी का सोप नहीं मिलता था, वो फिर वो वही वाली बात है ना कि नीश में ऑपरेट होते हैं फिर वो वाले लोग। तो फिर आपको जो प्रोडक्ट है उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है उसके उसमें जो है वो अलग स्टैंड करे। तो उसको हम मार्केटिंग की टर्म में कहते हैं कि आपकी फिर USP इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसे कहते हैं कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यानी कि वो आपकी चीज ही ऐसी हो जो मार्केट में अवेलेबल है ही, और वो आप ही का स्पेशलिटी हो। ठीक है, तो वो कहा जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें काफी सारे जो है वो लेसन्स भी हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन अ स्टार्टअप व्हाट शुड बी योर फर्स्ट मार्केटिंग फोकस? अब आप लोग सब लोगों ने अपने अपने चैलेंजेस तो बताए। अब बताइए कि आप जिस भी स्टेज में हैं, करना चाह रहे हैं शुरू, या ऑलरेडी स्टैब्लिश है, तो आपका क्या होगा? मार्केटिंग फोकस आपका क्या होगा?
building a brand story, setting the right price, creating a product demo, target audience, रिसर्च जैसे कि हारिब के केस में था, या फिर क्रिएटिंग हाइप ऑन सोशल मीडिया, जो कि सबसे ज्यादा आसान काम है जी। अच्छा, इसमें बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा, क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट डेमो, ये भी मजेदार है, इसको भी काफी आंसर आ गए। ठीक है, बाकी ओके, सबसे ज्यादा हमें जो परसेंटेज आ रही है वो क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट डेमो की आ रही है। जबरदस्त जबरदस्त। और बाकी लोग अगर आंसर देना चाहे, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको बताती हूँ। बिल्डिंग अ ब्रांड स्टोरी, अगर मैं आपको कहूँ कि ब्रांड स्टोरी क्या होती है, तो ये ओवरऑल आपकी ब्रांड का जब नाम जहन में आता है, तो जो जो आपका कस्टमर ने आपको जैसे परसीव किया हुआ होता है, जैसे समझा हुआ होता है, जो अगर कोई डिलाइटफुल एक्सपीरियंस है, कोई अगर खुशी है या कोई बैड एक्सपीरियंस है, तो वो एक्चुअली आपकी ब्रांड स्टोरी बन जाता है। या अचानक आपकी प्रोडक्ट या सर्विस देख के वो इमोशनली जो है वो अटैच हो जाता है, या वो टची हो गया, या उसको कोई चीज, उसको नॉस्टैल्जिया फील हो गया, तो ये एक्चुअली ब्रांड स्टोरी की चीजें। अच्छा, पहले जमाने में जब पीटीवी का था दौर, या हम कह लें कि 80s 90s, तो इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्टोरीज जो है ना वो बनी ओवरऑल, यानी कि वो ब्रांड के साथ इस तरह से एसोसिएट हो जाती हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो हर घर की कहानी हो गई, जिसमें जिंगल्स भी आते हैं, जिसमें टैगलाइन भी आती है, जिसमें आपका कोई ना कोई म्यूजिक का एलिमेंट भी आता है, तो और जिसमें कोई भी कहानी भी आ सकती है, कोई भी अटैच होके, तो ये सारी एक ब्रांड स्टोरी होती है। तो एक जमाने में कोई मुझे चैट में बताया कि कोई कोई 80s या 90s की कोई ब्रांड स्टोरी आपको याद हो जो अभी तक फेमस हो, मशहूर हो। चैट में अगर कोई मुझे बताए तो मैं देखती हूँ आप लोग कितना, कोई ब्रांड स्टोरी। हाँ एग्जैक्टली, डेंटोनिक, एक चुटकी डेंटोनिक से चुटकी बजाते ही रूह अफ़ज़ा। ये ब्रांड स्टोरीज होती हैं। एग्जैक्टली, सो ट्रू। कोक को उन्होंने हैप्पीनेस के साथ धक्के से इंट्रोड्यूस करवा दिए, हालांकि उसका कोई था, चेरी ब्लॉसम, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही हैं। डालडा, हाँ। वो पूरा बाकायदा जिंगल आता था, भूलना जाना फिर पप्पा नौरस लेके घर आना। इसी तरह से मुझे याद है कि एक जमाने में स्टेट लाइफ का बड़ा होता था, मेरे अब्बू ने ली है बीमा पॉलिसी, समथिंग लाइक दिस। तो वो एक पूरी फीलिंग उसके साथ अटैच होना, वो उस तरह के जिंगल्स, वैसा म्यूजिक, और फिर उसके साथ एक पूरी फैमिली के साथ एक स्टोरी, एक ब्रांड को डेवलप करना, यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्टोरीज होती थी कि जो अभी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद भी वो वैसे की वैसी, उसका म्यूजिक आप सुन लें, उसकी चीजें आप सुन लें। अच्छा, जैसे अभी वॉल्स है, तो वॉल्स में जो आपका कार्ट होता है, अभी भी जो गलियों में गुजरता है, तो वो कौन सी आवाज तो नहीं लगाता ना कि मैं वॉल्स आ गया हूँ आइसक्रीम ले लो, वो एक उसकी एक मेलोडी होती है। आप उससे, वो ब्रांड स्टोरी है, उससे आप बिल्कुल फौरन तौर पे पहचान सकते हैं कि अच्छा ये वॉल्स वाले आ गए। या फिर इग्लू का एक अलग होता था एक जमाने में, कि वो इग्लू का देयर इज ओनली वन किंग, इस तरह से। तो हर एक की, यानी कि जिंगल्स, स्टोरीज, म्यूजिक, वर्ड्स, कुछ भी इसमें ऐड हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट डेमो अब क्योंकि फास्ट फेस हो गया है, तो अब इतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो इन चीजों पे इन्वेस्ट करें। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्विक पापा लेंगे लेके स्ट्रैटेजीज चेंज हो गई हैं। तो जो हमें ज्यादातर वोट आए हैं वो प्रोडक्ट डेमो के आए हैं। प्रोडक्ट डेमो अब ऐसे हो गया है कि लोगों को, क्योंकि अब हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं, लोगों को बताना होता है कि भाई ये कैसे होगा। ठीक है, कोई चीज नई नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई, आपने बताया इसको, अच्छा ऐसे लगाएंगे, ऐसे डालेंगे, लाइट ऐसे जलेगी, ये पर्टिकुलर। अगर आपने देखा होगा कि हिजाब, ये जो बिजनेसेस हैं हिजाब रैप करके बताते हैं, उन्होंने मैग्नेटिक पेन इंट्रोड्यूस करवाई है, तो वो लड़कियां जो हैं वो बताती हैं कि अच्छा जी ऐसे इंट्रोड्यूस, ये इसको ऐसे लगाया जाएगा तो ये ऐसे बंद होगी। तो बहुत प्रोडक्ट डेमो अब ज्यादातर लोग
हैंड्स ऑन चाहते हैं, क्विक रिजल्ट चाहते हैं, और तो फिर ब्रांड स्टोरीज आप पीछे चली गई हैं, लेकिन ये एक जमाने की ब्यूटी हुआ करती थी। स्टार्टिंग द राइट प्राइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा भी प्राइसिंग पर भी आएंगे। तो वंस अगेन प्राइसिंग में जो स्ट्रेटजीज होती हैं, तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कहाँ स्टैंड करी, यानी कि आप प्रीमियम में फॉल करते हैं, आप कोई रेगुलर प्राइसिंग में फॉल करते हैं, या आप इन बिटवीन है, ना प्रीमियम है ना रेगुलर, आपकी बस एवरेज, ऑन एन एवरेज आपकी प्रोडक्ट भी एवरेज है और आपकी प्राइसिंग भी एवरेज है। ये आपको खुद डिसाइड करना होता है कि हम हमारा जो ऑफरिंग है वो क्या है। ठीक है। टारगेट ऑडियंस रिसर्च, ये भी वो जरूरी। उसको थोड़ा सा ठंडा पानी लेके बाकी मिक्स करके पियो। एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग में ये होता है कि ना, आप जो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये शायद आपको बताया भी होगा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो और क्या होता है कि इसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप करते चले जाते हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट जो भी चीज बनती है वो इतनी रिफाइन नहीं होती है, और अगर नहीं है तो विच इज वेरी मच ओके, कि ये बहुत हमारी कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई रॉ चीज बनी है, इसमें अभी कमजोरियां भी हैं, इसमें खामियां भी हैं, इसको हम अच्छा फिर अच्छा कैसे करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग यहाँ एक्शन में आती है कि आप अपने एमवीपी को विद एक्चुअली किसके साथ इंप्रूव करते हैं, जो आपको फीडबैक मिलता है, जो आपके अर्ली अडेप्टर्स होते हैं, जो आपके खैर ख्वाह आपके करीब लोग उस चीज को एमवीपी को लेकर आपको बताते हैं कि इसमें ये चीज इंट्रोड्यूस करवा दो, इसको ऐसे चेंज कर लो, ये चीज कमी थी, खामी थी, ज्यादा थी, कम थी। ये चीजें एक्चुअली आपकी जो प्रोडक्ट को मजीद रिफाइन करती हैं और लोगों में एक्सेप्टेंस लेती हैं। तो ये बेसिकली फर्क होता है, क्योंकि जो चीज बड़ी कंपनीज कर रही हैं वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हैं, उनकी हर चीज सेट है, उनके प्रोसेसेस सेट हैं, उनकी प्रोडक्ट मिच्योर है, उनकी मार्केट मिच्योर है, तो वो इतने एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते, राइट। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपनी, एक तो पहले तो अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, और उनके साथ उनका बाकायदा डायलॉग एक्सचेंज होता है कि हम इसको तेज बनाना प्रोडक्ट है। को मिलके कैसे बेहतर बना सकते सूडा हैं। हो तो तो बस। एक दरअसल होता है कि सूडा तो एंटरप्रेन्योर चीनी डाल दो बस। की तरह से डिफरेंट होती है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मार्केटिंग से। ठीक है जी। क्रिएटिंग हाइप ऑन सोशल मीडिया, ये तो सभी लोग आजकल कर रहे होते हैं, लेकिन वंस अगेन जो हाइप के नतीजे में जो सेल होती है ना, अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो वो वन टाइम सेल होगी, दोबारा कभी नहीं होगी। और अगर वो खराब प्रोडक्ट हुई तो आपको इतना जो है वो बुरा वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा, इतना बुरा आपको बैकलैश मिलेगा कि आपको दोबारा से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में बहुत वक्त लग सकता है। तो एक वेव में तो आप शायद कोई क्विक विंस कर सकें कि हाँ जी मेरी तो कैसी जैसी जैसी प्रोडक्ट थी, मैंने तो ये कैंपेन लगा दी तो सब बिक गया और ये सब कुछ हो गया, तो वो क्विक विंस वन टाइम की हो सकती है, वो ऑलवेज की नहीं हो सकती। और हम किस चीज पे काम करते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो, ये नहीं हो कि बस एक टाइम हो, क्योंकि एक दफा की सेल को हम कामयाबी नहीं करते। जो बार बार आपके पास आता है कस्टमर, वो बेसिकली आपकी बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी लेकर आता है। अच्छा जी। ये है हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन अप्लाइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टू अ रियल बिजनेस। जैसे अभी हमने 7 पीस के बारे में पढ़ा, तो आप कितने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि यस आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में इनको अप्लाई कर सकेंगे, चाहे वो पीपल हो, प्रोडक्ट हो, प्लेस हो, प्रमोशन हो, फिजिकल एविडेंस हो, प्रोसेस हो। तो आपको लगता है कि आप इसको अप्लाई कर सकेंगे? ओके, वेरी गुड। हम्म। ओके। किसी एक को लगता है कि वो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकेंगे, या वो कॉन्फिडेंट नहीं है इस बारे में? ठीक। जी प्लीज जरा क्विकली आंसर दे दें ताकि हम फिर केस स्टडी की तरफ जा सकें। एग्री। ओके जी, एग्री। ठीक है। ओके। चलिए, बस हमारी ये, मुझे थोड़ा सा आप लोगों से फीडबैक लेना था कि कहाँ आप लोग स्टैंड करते हैं, या आप उनकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह की है। तो जो मुझे सबसे अच्छे आंसर्स लगे, वो जो आप लोगों ने इश्यूज और चैलेंजेस हाईलाइट किए, ये बहुत ही जबरदस्त थे। ये जो भी थे ये रियल इश्यूज थे, और ये रियल चैलेंजेस होते हैं जो कि हर
एंटरप्रेन्योर को, जिसे कहते हैं कि इसको फेस करना पड़ता है। ठीक है। तो अब हम आपको एक छोटा सा मैं आपको केस स्टडी करवाती हूँ, और उसके बाद फिर हम जल्दी से आ जाएंगे अपने वंस अगेन जो कंटेंट है उसकी तरफ। तो केस स्टडी जो है वो है सैम्स केक फैक्ट्री। ठीक है। तो मैं आपको स्टोरी टेल करती हूँ ताकि इसमें से जितने हमने लेसन लर्न करने हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया भी होता जाए। और सबसे जो बड़ी के इसमें चीज है, आप इसमें मार्केटिंग को और इफेक्चुएशन को, दोनों को आप पैरेलल लेके इसको आप समझें। और जो जो आपके बिजनेसेस, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, या जो आप सोच रहे हैं कि मैंने स्टार्ट करना है, उसमें आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेके साथ साथ चलें। क्या? नंबर वन इफेक्चुएशन, नंबर टू एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सैम शेख फैक्ट्री बाय सुमेरा वसीम। अच्छा, तो मैं आपको सुमेरा वसीम साहिबा का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये खातून की कहानी है, और सुमेरा उनका नाम है। एक इनका ताल्लुक जो था वो मिडिल क्लास फैमिली से था। फादर इनके एंटरप्रेन्योर थे, और सुमेरा साहिबा का ताल्लुक कराची से था, और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर किया हुआ था। तो ये उनका एक छोटा सा प्रोफाइल है। उसके बाद एज यूजुअल उनकी शादी हुई और वो सेटल हो गई सऊदी अरेबिया में। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको दो प्यारी प्यारी छोटी बेटियां अता की। उसके बाद जनाब सुमेरा साहिबा जो थी, पढ़ी लिखी भी थी, क्रिएटिव भी थी, और कुछ करना भी चाहती थी। लेकिन वंस अगेन बहुत सारी मदर्स के साथ यही होता है कि जब शादी और बच्चे हो जाएं तो वो अपनी जितनी उनकी स्किल्स होती हैं, जो उनके अंदर सलाहियतें होती हैं, वो सब पीछे ही रह जाती हैं ऑलमोस्ट मेजोरिटी केसेस में, क्योंकि वो घरदारी और बच्चों को इम्पोर्टेंस मिलती है। तो उनके साथ भी यही हुआ। और समटाइम्स सऊदी अरब की जिंदगी उस जमाने में इस तरह की थी कि वो बोर महसूस करती थी अपने आप को, और उनको कहती थी कि यहाँ पर तो कोई इस तरह की कोई सोशल लाइफ नहीं है। और हुआ ये कि उनके जो हस्बैंड थे वो भी बैंकर थे इवन, लेकिन अपने आप को यहाँ लिखा है विक्टिम ऑफ कॉर्पोरेट स्लेवरी, यानी कि ऐसा महसूस कर रहे थे अपने आप को। ये कितनी हैरत की बात है, ये इतनी अच्छी जॉब है लेकिन आप फिर भी अपने आप को कॉर्पोरेट स्लेव फील कर रहे हैं। तो ये एक वक्त आता है कि आप ऐसा ही फील करते हैं कि आपके गले में ये जॉब जो है ये फंदा बन जाती है। ठीक है। तो दोनों मियाँ बीवी को मतलब पैसा तो था लेकिन समहाउ बोर भी थे और उकताए उकताए से थे। तो ये डिस्कस करते थे इनके हस्बैंड के, क्या है ना, हमें कुछ अपना शुरू करना चाहिए, और मौका मिले तो कुछ ना कुछ अपने ओन पे शुरू करते हैं। तो दोनों मियाँ बीवी कुछ इस तरह की डिस्कशन करते होते थे। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि कहानी आगे बढ़ती है। और कहानी में आगे क्या होता है तो ये देखते हैं। एक दफा का जिक्र है, सुमेरा साहिबा की जो बेटी थी उनकी बर्थडे थी, और उन्होंने जद्दा में, क्योंकि उनकी रिहाइश थी, तो वहां से उन्होंने एक ऑनलाइन होम बेस्ड बेकरी थी, वहां से केक ऑर्डर किया। और जब केक आया और कुछ मेहमानों को घर बुलाया गया था, तो जब केक सर्व हुआ, काटा, तो एक तो ना वो देखने में अच्छा था और ना ही वो खाने में अच्छा था। और इतना महंगा, यानी कि जो है वो 400 रियाल का केक आ गया। सबक तो में उन्होंने सबक में कहा कि ये तो मेरी जो इतनी सारी पैसे हाँ, इसमें उधर। खर्च हुए और मुझे इसका रिजल्ट तो जनाब सर, कुछ मिले ही नहीं। तो उन्होंने उस वक्त सोचा कि ये जो जो भी होम बेस्ड बेकरी है, ये केक बना के एक वक्त में 400 रियाल कमा सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती ये सब चीजें। तो ये इस जिसे कहते हैं ना लेमोनेड, आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा लेमोनेड, इस लेमोनेड ने सुमेरा साहिबा के दिल में कुछ करने का जो है, जिसे कहते हैं ना, कि वो इग्नाइट कर दिया उनको कि नहीं नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि क्रिएटिव तो ये थी शुरू से ही, और कुछ करने की इनको लगन भी बहुत ज्यादा थी। तो हुआ ये कि
और इनकी आर्ट्स की तरफ जो इंक्लाइनेशन थी वो भी बहुत थी। लर्नर भी बहुत अच्छी थी और अपॉर्चुनिटी की भी तलाश में थी। आपने देखा कि दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे होते थे, तो उन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन यूट्यूब से खूब सारी केक जो है वो जो बेकिंग होती है उसकी खूब सारी ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन ही ले ली, फ्री ऑफ कॉस्ट ले ली यूट्यूब से। उन्होंने डिफरेंट चैनल्स देखे और उन्होंने फॉन्डेंट केक किस तरह से बनाया जाता है ये सीख लिया। अब ये सीख लिया और वो प्रैक्टिस करती रही और प्रैक्टिस करके जनाब अपने जो है वो नेबरहुड जो पाकिस्तानी फैमिलीज थी उनको वो खिलाती रही और लोगों ने कहा ये तो बहुत जबरदस्त है। जब लोगों का फीडबैक मिला और लोगों ने तारीफ शुरू करी तो इन्होंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि मेरे केक में कोई खास बात तो है। अब खास बात को हमारी मार्केटिंग की टर्म में कहा जाता है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ ठीक है, मैं भी अच्छा केक बना सकती हूँ, तारीफें भी होना शुरू हो गई हैं और लोगों को भी पसंद आ रहा है। और सुमेरा और उनके हस्बैंड जो पहले ही अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, उन्होंने सोचा कि हमें पाकिस्तान का रुख करना चाहिए। अब सुमेरा साहिबा क्या करती थी, जब जब पाकिस्तान आना होता तो क्योंकि उन्होंने अपनी जो स्किल्स थी वो बड़ी अच्छी डेवलप कर ली थी और उन्होंने काफी सारे जो कुकिंग के जो चीजें होती हैं, जो स्पेशलाइज्ड बेकिंग की चीजें होती हैं, वो भी उन्होंने इकट्ठी कर दी थी। कभी वो दुबई जाती तो वहां पर बेकिंग की एग्जीबिशन से वहां से चीजें ले आती, या कुछ एडवांस जो इस तरह के ओवन होते हैं या गैजेट्स होते हैं वो लेकर आ जाती। और इनका एक एक डिफरेंट किस्म की जो था वो केक्स और उसकी जो थी वो खूबसूरती नजर आने लगी। तो जब जब समर वेकेशंस में आती तो यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज थे टॉप नॉच के, उनको अपना वो जो खूबसूरत सा फॉन्डेंट केक होता था डेकोरेटिव, वो कभी किसी सेलिब्रिटी को दे देती, कभी किसी सेलिब्रिटी को दे देती। उस जमाने में मसाला टीवी अपने बिल्कुल ही क्लाइमेक्स पे था, उसमें जुबैदा आपा भी आती थी। तो किसी की बर्थडे में गिफ्ट गिफ्ट दे दिया तो वो जो थी वो लोग फिर वेट करने लगे कि सुमेरा समर वेकेशन में पाकिस्तान कब आएंगी, और जब आएंगी तो यकीनन दो तीन सेलिब्रिटीज को केक भी देंगी। तो इस तरह से पाकिस्तान दोबारा शिफ्ट होने से पहले समर वेकेशन की छोटी छोटी इंटरवेंशन से सुमेरा ने अपनी मार्केट कराची में क्रिएट कर ली। और जब उनको लगा कि अब लोग वेट करने लगे कि सुमेरा तो यहाँ पे बड़ी मुख्तसर वक्त के लिए आती हैं, वहां पर यहाँ पर तो लोग वेट करते हैं। फिर दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि अब हमें पाकिस्तान शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो मियाँ साहब ने जद्दा में अपनी जॉब को छोड़ा, खैराबाद कहा, सुमेरा के बिजनेस के लिए कराची में सेटल हो गए मलीर कैंट में। और उनके अब्बू जान ने उनको एक फ्लैट दे दिया कि अब तुम लोग यहाँ पर रहो। और स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने हस्बैंड की सपोर्ट के साथ और अपने फ्रेंड की, अपने अब्बू जान की सपोर्ट के साथ, और जो करीब के जो नेटवर्क उनको डेवलप हो गया था विद द पैसेज ऑफ टाइम, उन्होंने एक अपना अच्छा जो है वो बिजनेस का सेटअप कर लिया। अब उनके जो थे वो केक के ऑर्डर भी खूब आने लगे और जनाब उनकी काफी सेल भी होने लगी। अब उनको जो किचन जो उनका था वो कम पड़ने लग गया। और उन्होंने इसका क्या सोल्यूशन सोचा, अब एंटरप्रेन्योर इसका क्या सोल्यूशन सोचेगा। आपके कुक यानी कि आपके पास ऑर्डर इतने ज्यादा केक के आ रहे हैं कि घर में जो अवेलेबल आपका किचन है या जो आपकी बेकिंग फैसिलिटी है वो कम पड़ रही है। तो फ्लक्चुएशन जो होती है ना यहाँ पे काम आती है। वैक्चुएशन ने क्या कहा कि जो एक सुमेरा ने बात की, जैसे आपने रॉक्सन के केस में पढ़ा था शुरू में कि रॉक्सन ने मेडिकल स्टोर वाले से बात की कि अगर मेरा कोई ऑर्डर आए तो आप ले लीजिएगा फोन पर। आपको अगर याद हो शुरू में आपने पढ़ा होगा ये। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो अवेलेबल रिसोर्सेज पे देखता रहता है, स्कैम करता रहता है। और उसको समझ आया कि अच्छा मोहल्ले में एक बेकरी है, उसको उन्होंने सुमेरा ने उससे बात की कि भाई जब आपके बेकिंग आवर्स खत्म हो जाएं तो आप मुझे घंटे दो के लिए अपनी बेकिंग फैसिलिटी दे दें। तो ये होता है अ, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेस को कैसे आप लेवरेज करेंगे, ये एक्चुअली माइंडसेट होता है। कि बजाय इसके कि न्यू किचन इक्विपमेंट खरीद लिया जाए, बजाय इसके कि मजीद ओवन फैसिलिटीज ले ली जाए, तो पहले वो देख लें कि कुछ अगर आपकी करीबी विसिनिटी में कोई चीज ऐसी अवेलेबल है जिसको आप लेवरेज कर सकें, तो आप कर लें।
तो इन्होंने उनसे बात की और उन साहब ने इनको इजाजत दे दी, तो वहां पर भी कुछ इन्होंने केक जो है वो बेक करने शुरू कर दिए। अब देखें ये फ्लक्चुएशन यहाँ पर अप्लाई मुस्तकिल हो रही है। स्टार्ट हुआ था उसके अपने इंटरेस्ट के साथ, फिर फादर की सपोर्ट, फिर हस्बैंड की सपोर्ट, अपनी स्किल सेट, फिर यहाँ पर एक रिस्क लेके कराची में शिफ्ट होना, वहां से नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना, सरप्राइजेस को लेवरेज करना, ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली इफेक्चुएशन से डायरेक्ट रिलेट हो रही हैं। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि होम बेस्ड केक इनके आगे जो है वो बिजनेस इनका बढ़ता चला गया, और एज सच कोई रिस्क भी नहीं लिया, क्योंकि सुमेरा रिड्यूस्ड हर रिस्क बाय ग्रोइंग ऑर्गेनिकली एंड कैपिटलाइजिंग हर बिजनेस स्टेप बाय स्टेप। जो मैंने कहा ना कि ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है ये स्लो होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। जब आपकी चीज में जान होती है तो चीज फिर पुकार पुकार के कहती है कि मुझे खरीदा जाए। तो इनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि इनकी यूएससी बहुत स्ट्रांग थी, और जिस जमाने में इन्होंने काम शुरू किया था उस जमाने में जो फॉन्डेंट केक होते हैं या जो कस्टमाइज केक होते हैं वो इतने ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं। अब तो एक्चुअली हर दूसरी तीसरी खातून या लड़की इस तरह की केक बेकिंग में आ गई है, लेकिन ये पायनियर थी जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, वन ऑफ द पायनियर जिन्होंने फॉन्डेंट केक को यहाँ कराची में इंट्रोड्यूस करवाया था। फ्रॉम पार्टनरशिप, ये भी हमारा रूल कहता है फ्लक्चुएशन का, जिसे हम क्विल्ट कहते हैं, कि जनाब हस्बैंड जो थे वो बिल्कुल सुमेरा के साथ लग गए, और जनाब नेटवर्क के साथ आप पार्टनरशिप, यानी कि जो आपका जो क्लोज फैमिली नेटवर्क है ना, यही आपका सपोर्ट सिस्टम बनता है, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करें जिनको आप जानते नहीं हो, फिर वो बाद में आपको रिसीव करें। आप स्टार्ट ही उन लोगों के साथ करें जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और आपके जो पेरेंट्स हैं या जो आपकी इमीडिएट फैमिली है ये आपके एक्चुअली जो है वो पार्टनर बनते हैं। उसके बाद जनाब सुमेरा साहिबा के हस्बैंड जो थे वो आईबीए कराची में आए थे, उनको एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि देखें, एक जमाना था कि मैंने आईबीए कराची का टेस्ट दिया था, तो मैं यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर सका था, यानी आईबीए का टेस्ट बड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ क्वालिफाई तो नहीं कर सका, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से आज मुझे यहाँ पर एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया जा रहा है अपनी कहानी सुनाने के लिए। तो ये बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि हमने उनको गेस्ट बुलाया था। बहरहाल इसी तरह से ये नेबरिंग बेकरी का मैंने आपको बताया कि जो क्विल्ट आपको प्रिंसिपल पढ़ाया गया ना कि आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ क्विल्ट बनाएं, यानी कि जोड़ने वाली चीज बनाएं, कि आपको हर चीज के लिए बाजार से ब्रांड न्यू चीज ना खरीदनी पड़े। आप देखें कुछ अवेलेबल है उसको लेवरेज करना सीखें, जिस तरह से यहाँ पर मुस्तकिल सुमेरा साहिबा कभी हस्बैंड को लेवरेज कर रही हैं, कभी फादर को लेवरेज कर रही हैं, कभी बेकरी वाले को कर रही हैं। leverage contingency, Sumera was always open to surprises and treated them as opportunities. अब ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कुछ करने से पहले, खासतौर पर एंटरप्रेन्योरशिप में, तो उनके लिए है कि आप घबराएं ना, जो भी सरप्राइज आपके सामने आता है उसको आप अपॉर्चुनिटी समझें, उसको आप एक मौका समझें, और अल्लाह ताला ने उसमें ही आपके लिए बहुत सारे मौके रखे हुए होते हैं। टू ग्रो हर मार्केट एंड एक्सपेंड द कस्टमर बेस, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह अपने आने को लेमोनेट क्या था कि जैसे आपके साथ सिचुएशन पेश आ रही है आप उसके साथ फायदा उठा लें। अब सुमेरा समर वेकेशन में जिस तरह आती थी यहाँ पर, तो उन्होंने अपनी समर वेकेशंस को लेवरेज कर लिया, फायदा उठा लिया। कैसे? जो मैंने आपको बताया कि वो सेलिब्रिटीज को केक देती थी, तो सेलिब्रिटी अपनी पिक्चर्स लगा रहे हैं, तो वो लोगों के अंदर एक अर्ज क्रिएट हो जाती थी कि ये डिमांड क्रिएट हो रही है कि ये कहाँ से, कौन है ये सुमेरा साहिबा, केक कहाँ से मिलता है। अब केक तो हमेशा नहीं मिलता, केक तो सिर्फ वो एक दो महीने ही अवेलेबल होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके अगर प्रोडक्ट में जान होती है तो मार्केट खुद ब खुद स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से सुमेरा साहिबा ने अपनी मार्केट जो है वो बना ली। सुमेरा फोकस ऑन द डिजाइनिंग एंड क्रिएटिव पार्ट ऑफ द बिजनेस व्हिच वाज टोटली इन हर कंट्रोल एंड डेवलप्ड दैट एज हर डिस्टिंग्विश फैक्टर फ्रॉम द मार्केट, जिसको मैंने अभी कहा कि डिस्टिंग्विश फैक्टर को हम यूएसपी कहते हैं, कि उसकी जो ब्यूटी थी उस केक की, जो कलर्स थे, जो डिजाइन थे, वही एक्चुअली उसकी मार्केटिंग खुद ब खुद वो पुकार पुकार के कह रहे थे कि मुझे खरीदो।
अब अगर मैं आपको ये प्रोडक्ट्स दिखाऊं, अब एक्चुअली ये चीजें बड़ी कॉमन हो गई हैं, लेकिन जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो आई थिंक कि 2012 में था उस वक्त, या 2010 था। इस तरह के केक, जो फॉन्डेंट केक होते हैं या बहुत ही हाईली कस्टमाइज केक थे, वो अवेलेबल नहीं थे। उस जमाने में इन्होंने स्टार्ट किया और लोगों ने इतना पसंद किया इनकी चीजों को। तो इनके तो बाकायदा थीम बेस्ड केक जो है वो अब अवेलेबल हैं हर किस्म की एनजीओ के लिए, नेशनल जो आपके डेज होते हैं उनके लिए, हज और उम्रा के लिए, चाहे बेबी बॉय हो, बेबी गर्ल हो, बर्थडेज हो आपकी। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपके जो वेडिंग के सारे फंक्शंस होते हैं, ढोलकी के हो। ये देखें ARY का 15 साल की खुशी में इन्होंने केक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके कोई आर्म फोर्सेस के कोई फंक्शन हो उसके लिए केक, ये इनकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जनाब सुमेरा साहिबा हैं, मॉर्निंग शो में भी आ जाती थी। अब जब इतना प्यारा केक बना के देंगी किसी को, तो लोगों ने उन्होंने मॉर्निंग शो में भी इनवाइट करना शुरू कर दिया। ये देखें, ये इनका केक है, और जुबैदा जो है उनके साथ जो खड़ी हुई है ये। तो इस तरह से कहते हैं कि आगे बढ़ती रही और अपनी कामयाबियां ये समेटती रही। फहद मुस्तफा के साथ किरण जो थी, ये जो मॉर्निंग शो होस्ट होती थी, उनके साथ ये करती रही। ये इनके हस्बैंड है रेड कलर की शर्ट में, और जनाब ये सुमेरा साहिबा खुद है। ये बाकी सारी टीम है। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा जो है इन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, होम किचन से काम किया, और बढ़ते 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 अब उनका जो है वो बाकायदा पूरी टीम रखी। अब कमर्शियल इनका जो है वो ऑपरेट होता है, पूरा का पूरा सेटअप। इसके लिए इन्होंने जो लोग रखे, वो भी अपनी फैमिली से खवातीन रखी, जिनको काम की जरूरत थी। उन्होंने कहा मैं बाहर वालों को क्यों फायदा दूं, मैं तो अपने वालों को फायदा दूंगी। और इस तरह से इन्होंने एक फैमिली बिजनेस की नई तारीख जो है वो रकम की। मैं आपको इनका जो है वो वेबसाइट भी दिखा देती हूँ, और एक छोटा सा इनका वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये इनका एक आर्टिकल था, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं, ई कॉमर्स ब्रेक्स बैरियर फॉर पाकिस्तानी वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये इनका थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कर रही है ये किचन में। तो मेरी तरफ अजान हो रही है, तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। Hello, Cecilia. Hi, how are Hi. you? Can you hear me okay? Yes, great. You look great, and you joined in, and your voice is so clear. Perfect. Would Okay. you like to try as a co-host and share your slides if everything is okay? Yeah, let's do that. What I need to do is, you see my screen. No, if you share, we will see your screen. Okay. Yeah. Okay. Yeah, absolutely. It's coming on. Perfect. Everything seems good. I'm just going to try one with video. Okay. Can hear, right? No, I haven't heard anything so far. I'll just see if I can make it a bit louder. Not enough? Not enough. No. Is that a robot by your side? Is it what? I can try again. Yeah, please do, and make it louder. Yeah. Okay, I'm going to try. The best thing is I want to process. Not enough, Cecilia.
जी, मैं आपको ये इनकी वीडियो दिखाती हूँ उनके किचन की। आई होप 4 साल पहले फेसबुक के थ्रू हमने काम शुरू किया था। उस वक़्त जो थी मैं अकेले काम करती थी ज़्यादा। वीकली 4 केक बनाती थी मुश्किल से, लेकिन अब माशाल्लाह से 50 केक्स वीकली हम लोग बनाते हैं। और जो सारी मार्केटिंग है फेसबुक के थ्रू और वेबसाइट है हमारी, उसके थ्रू सारी मार्केटिंग होती है। Shops is a marketplace for women and which helps women monetize their talents, such as somebody maybe cooking or baking or making some handicrafts and stuff. And what Shops is doing is it's ऑलराइट। तो ये मैंने आपको उनकी फेस भी दिखा दिया ताकि आपको आइडिया हो कि ये बिल्कुल रियल केस है, अप एंड रनिंग है। फिर ये हुआ कि लोग इसमें आते गए। फिर सुमेरा ने अपने आप को किस तरह से चेंज किया। एक होता है ना कि आप किसी चीज में पायनियर होते हैं, बिल्कुल आप स्टार्ट करते हैं। तो फिर सुमेरा ने देखा कि और भी लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को फिर लिमिटेड नहीं किया बेकिंग की तरफ। इन्होंने एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया कि फिर बच्चियां और लड़कियां इनके पास आती थी और सीखती थी और फिर अपना काम, अपना बिजनेस आगे शुरू कर देती थी। अब देखें, ये भी तो एक बहुत ही जबरदस्त अप्रोच है कि अपने अपने कॉम्पिटिटर से फेयर नहीं हो रहा उनको कि ये मेरा बिजनेस ले लेंगी या मुझे अब कम ऑर्डर्स मिलेंगे, इस तरह का नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं लड़कियों को ट्रेन करूंगी, बच्चियों को, आप अपना बिजनेस खुद करें। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के ऊपर ट्रस्ट आपका इतना होता है कि आप बिल्कुल क्लियरली ये समझते हैं कि हमारा जो अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हुआ है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। आप और लोगों को सिखाएं, और लोगों के बिजनेसेस डेवलप हो। अल्लाह ताला ने आपका हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। हो सकता है इस तरह से जो आप एक ट्रेनिंग्स दे रहे हैं या लोगों को मजीद सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला इतना खुश हो कि आपको इससे कई गुना ज्यादा भी दे दें। तो इसलिए इस चीज से डरना कि मार्केट में तो 5 प्लेयर्स और बैठे हुए हैं और मेरा काम कैसे चलेगा, तो ये एंटरप्रेन्योर इस तरह से नहीं सोचता। वो सोचता है कि अल्लाह ने हर एक का रिस्क अपना अपना लिखा हुआ है, उसको देना, अब उसने अपने हिस्से का काम करना है। उसने अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के साथ ऑनेस्टी के साथ काम करना है। रिजल्ट्स देना अल्लाह का काम है। कॉम्पिटिटर होते हुए भी आपको जो है वो जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है वो आपको मिलके रहेगा। हल्का से सेलिब्रिटीज का देख लेते हैं। बेसिकली इनकी अप्रोच ही सेलिब्रिटी के थ्रू थी। उस वक्त क्योंकि इतना ज्यादा नहीं था वंस अगेन ट्रेंड के, बहुत ज्यादा, ये जैसे मैंने बताया कि बहुत शुरू में किया था, तो ऑफ कोर्स इनको बहुत एज भी मिल गया और इनकी एक मार्केट भी डेवलप हो गई। A sprinkle of joy, a dash of delight. Sam's Cake Factory, making every moment bright. A sprinkle of joy, a dash of delight. Sam's Cake Factory, making every moment bright. A sprinkle of joy, a dash of delight. Sam's Cake Factory, making every moment bright. आई थिंक कोई भी चीज उन्होंने क्रिकेट हो या बर्थडेज हो, कोई भी मौका नहीं छोड़ा। हज, उम्रा, ये सारी चीजें भी फिर उन्होंने कवर की। चलें जी, अब हम आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो दिखाना चाह रही हूँ। इससे पहले कि मैं मजीद थ्योरेटिकल स्लाइड पे जाऊं, तो हम एक्चुअली जो वीडियो के थ्रू सीखते हैं ना,
वो शायद हम टेक्स्ट से इतना ना सीख सके। तो एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखते हैं और इसमें बहुत सारे लेसन हैं, तो आप जरा ध्यान से इसको देखिएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन एक्चुअली लर्निंग के हिसाब से बहुत जबरदस्त है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं वॉइस। Every day, companies design products and services to improve their customers' lives. But 72% of new product and service innovations fail to deliver on expectations. This means that customers don't care about 7 out of 10 new products introduced to the market. It doesn't have to be this way. Just like you create value for your business with a business model canvas, there is in fact a tool to intentionally visualize, design, and test how you create value for customers. It's called the Value Proposition Canvas. The Value Proposition Canvas is composed of 2 parts, the customer profile and the value map. With the customer profile, you describe the jobs your customers try to get done. Jobs can be functional, like getting from A to B, social, like impressing friends and colleagues, or emotional, like gaining peace of mind. You highlight your customers' pains, which annoy customers while trying to get a job done. Pains are negative outcomes that customers hope to avoid, like dissatisfactions with existing solutions and challenges, frustrations, risks, or obstacles related to performing a job. And you outline customer gains, which describe how customers measure the success of a job well done. Gains are positive outcomes that customers hope to achieve, like concrete results, benefits, and even aspirations. Use the customer profile to visualize, test, and track your understanding of the people or companies you intend to create value for. It's a map that becomes clearer the more you learn about your customers. The second part of the canvas is the value map. With it, you list the products and services your value proposition builds on. You describe in which way these products, services, and features are pain relievers, how they eliminate, reduce, or minimize pains customers care about, making their life easier. And you outline in which way they are gain creators, how they produce, increase, or maximize outcomes and benefits that your customers expect, desire, or would be surprised by. The value map makes explicit how your products and services relieve pains and create gains. Use it to design, test, and iterate your value proposition until you figure out what resonates with customers. You achieve fit by creating a clear connection between what matters to customers and how your products, services, and features ease pains and create gains. Great value propositions target essential customer jobs, pains, and gains, and do so extremely well. Your customer profile may contain countless jobs, pains, and gains, but your value map highlights which ones you intend to focus on. But don't forget, an outstanding value proposition can still fail if your business model is flawed. Successful companies embed outstanding value propositions in scalable and profitable business models. Use the value proposition canvas to create products and services that customers want. Get started at strategizer.com. ऑलराइट, तो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा दो चीज, दो एक अलग अलग इन्होंने एक्सप्लेन। एक था जनाब कस्टमर प्रोफाइल और दूसरा था वैल्यू मैप। दो इन्होंने बातें आप लोगों से की इस छोटी सी वीडियो में। एक तरफ कस्टमर प्रोफाइल जो था वो आपको बता रहे थे कि वहां पर लोग हैं। अब लोग कस्टमर कह लें, उनको पीपल कह लें, यूजर कह लें, ठीक है, क्लाइंट्स कह लें, तो वो एक आपको बताया गया था कस्टमर प्रोफाइल है। अच्छा, कस्टमर है आपका, वो किसी ना किसी नीड में है या उसको कोई ना कोई वांट जो है वो दरपेश है। वो किसी ना किसी किस्म की भी हो सकती है। हो सकता है उसको हेयर कट चाहिए हो सकता है उसको कोई किताब चाहिए हो सकता है उसको कोई जो है वो आर्किटेक्चर हो, उसको अपने घर का नक्शा बनाना हो सकता है किसी को लॉयर चाहिए हो अपने कानूनी मामलात को सही करवाने के लिए। तो हम में से जो हम पीपल है, यूजर है, कस्टमर है, क्लाइंट है, कोई ना कोई हम जो है वो जरूरत में है, यानी कि हमने अपना कोई ना कोई काम करवाना है। तो काम करवाने को यहाँ पे जो है वो कहा गया था कि टास्क है या जॉब है। जॉब का वर्ड यूज किया गया। तो जॉब इसका मतलब यहाँ पे 9 to 5 वाली जॉब नहीं थी, बल्कि वो जरूरत थे या वांट्स या नीड्स थी
जो कि आम लोगों को दरपेश होती है। तो ये एक तरफ का आपको बताया गया। दूसरी तरफ जो आपको इशारा मिला वो था जनाब, बताएं उसका नाम क्या था? एक तो कस्टमर प्रोफाइल था, दूसरा आपका टेस्ट है कि आप बताएं उसमें से आपने वीडियो से क्या सीखा। मुझे चैट में लिख के बताइए। कौन बताएगा? एक तरफ कस्टमर प्रोफाइल था, दूसरी तरफ, यानी कि दूसरी तरफ मेरा मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पर उन्होंने किसी और चीज का जिक्र किया था। वो क्या चीज थी? हाँ, अनस साहब ने बिल्कुल सही बताया कि वहां पर वैल्यू मैप था। अब वैल्यू मैप क्या चीज है? तो वैल्यू मैप वो चीज है जहां पर एंटरप्रेन्योर ने अपना काम दिखाना है। ठीक है, तो ये है वैल्यू मैप जिसके थ्रू हम ऑफर करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट सर्विसेज। क्यों क्यों ऑफर करते हैं? क्योंकि जो कस्टमर है, जो एक आम आदमी है, जो यूजर है, वो हर वक्त किसी ना किसी चीज की तलाश में है। और अब हमने क्या ऑफर करना है? उसकी जो भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, वांट है, नीड है, पेन है, उसकी नीड चाहे फंक्शनल नीड हो, इमोशनल नीड हो, ऑपरेशनल नीड हो, जैसी भी नीड हो, वो उसको पूरा करने के लिए आपके पास वैल्यू मैप होता है जिसमें आप उसकी नीड को पूरा करते हैं। और वैल्यू मैप इस तरह से होता है कि जितनी अच्छी आपके पास वो आपके आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप वर्क कर रहे होते हैं पेन रिलीफ का। मतलब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस यूज करके जो भी पीपल है या यूजर है, वो फील क्या करता है? वो मेरा मेरा काम हो गया, मेरा काम डन एंड डस्टेड हो गया, मेरा एक मसला था हल हो गया, आज मुझे हेयर कट चाहिए था, आज मैंने हेयर कट ले लिया, मुझे एक बहुत बेहतरीन ट्रस्टवर्दी लॉयर चाहिए था, मुझे लॉयर मिल गया, मुझे जो था वो कोई कॉस्मेटिक चाहिए थी, आज मुझे वो मिल गई, मुझे नए क्लाइंट्स चाहिए थे, वो मिल, यानी कि हम जो एंटरप्रेन्योर है वो बेसिकली प्रोवाइडर है सर्विसेज का, प्रोडक्ट का। जो यूजर है वो बेसिकली सीकर है। अपनी अपनी नीड्स हर किस्म की हो सकती है। तो ये एक मैप एक्चुअली मैच करना होता है कि जो नीड वाला जो है, नीड वाला जो शख्स है, नीड वाला जो पीपल है, यूजर है, आपकी चीज उसके साथ कितना कितना अलाइन है, कितना मैच कर रही है, आप कैसे एक पेन रिलीवर का काम कर सकते हैं। और इसके नतीजे में जो यूजर है, जो पीपल है, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो डिलाइटफुल एक्सपीरियंस फील करेगा, वो खुश होगा, उसको हैप्पीनेस मिलेगी, उसका काम हो जाएगा, जिसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा? उसकी सेटिस्फेक्शन से आपको मिलेगा ऑफ कोर्स फाइनेंशियल गेन, ऑफ कोर्स अ गुड रेप्यूट, अ गुड विल टू योर बिजनेस, एक अच्छा नाम। और आप मार्केट में इस तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कि हाँ, ये जो लॉयर है ये जबरदस्त सर्विसेज देते हैं, ये आर्किटेक्चर जो थे इन्होंने मेरा बहुत अच्छा नक्शा बनाया, ये जो डॉक्टर हैं ये बहुत जबरदस्त ट्रीट करते हैं, या ये सैलून मेरा बहुत ही मुनासिब पैसों में बेहतरीन हेयर कट करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये एक तरह से एक मैपिंग होती है जिसमें एक तरफ लोग हैं जिनको जरूरत है और एक तरफ एंटरप्रेन्योर है जो कि सोल्यूशन प्रोवाइडर है। वंस अगेन ये मॉडल तभी कामयाब होता है जब आपकी यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, स्ट्रांग हो और उसका कोई मैच नहीं हो, या जो आप जिन टर्म्स पे, जिन कंडीशन पर वो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं वो बाकी लोग उस तरह से ना दे रहे हो, तभी आपको बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता है, कामयाब होता है, सस्टेनेबिलिटी इस तरह से आती है। ठीक है, वरना लोग आजकल इतना ज्यादा लोगों के अंदर जो है वो स्विचिंग कॉस्ट है कि जरा सी लोगों को चीज अच्छी मिले, कम पे मिले, वो 2 मिनट में किसी और पे स्विच हो जाते हैं। कोई आजकल जो कस्टमर लॉयल्टी है वो रिड्यूस होती चली जा रही है। लोग कन्वीनियंस देखते हैं, लोग प्राइसिंग देखते हैं, और अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ, मुझे ऐसी चीज चाहिए जो 25 साल चले या 20 साल चले। लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें खरीदें, जल्दी जल्दी खराब हो, क्योंकि एक्चुअली हम ट्रेन ही ऐसे हो गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है कि अब वो जो एक चीज होती थी पुराने जमाने में कि वो नस्लों नस्लों चलती थी, अब वो चीजें ना बन रही हैं, ना इस तरह का माइंडसेट है। बहरहाल मार्केटिंग की थोड़ी सी स्लाइड्स हम कर लेते हैं और फिर हम अपने सेशन को रैप अप करेंगे। तो हम कहाँ पर थे जी? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था अपना
अपनी बात को, और उसके बाद हम मेंटी की एक्टिविटी पर आ गए थे। मैं आगे बढ़ती हूँ जी। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट के जरिए हम कस्टमर की नीड्स और वांट्स को कैटर करते हैं। प्राइस वो होती है जो कि कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल हो और उस प्रोडक्ट और या सर्विस के साथ अलाइन हो, मैच करती हुई हो। ठीक है। प्लेस क्या होती है कि वो कन्वीनियंटली कहाँ अवेलेबल है, आपकी शॉप है, रिटेल है, वेबसाइट है, ऐप है, जो भी है। और प्रमोशन ये होती है कि वो आप तक पहुंच कैसे रही है। तो मार्केटिंग का जो बहुत सारा ताल्लुक है वो प्रमोशन से है कि आपने किस तरह अपनी बात, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस जो है वो यूजर तक, कस्टमर तक पहुंचाई, किस तरीके से पहुंचाई, किस वे में पहुंचाई, किस टोन में पहुंचाई, क्या एक्सपीरियंस आपने दिया, कैसी परसेप्शन जो है वो क्रिएट हुई आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ। ठीक है। तो मार्केटिंग को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो कि कंपनी करती है अपनी प्रोडक्ट को बाइंग या फिर सेलिंग के लिए, किसको, प्रोडक्ट या सर्विसेज को। तो ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। हम आते हैं आगे एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग की तरफ। तो वो देखते हैं कि उसमें क्या होती है। इफेक्टिव मार्केटिंग क्या है कि लोगों को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचे। तो ये इफेक्टिव मार्केटिंग कैसी होती है। ठीक है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको एज एन एंटरप्रेन्योर पता होना चाहिए कि लोगों की नीड क्या है, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो उस नीड को केटर कर रही हो, उसको फुलफिल कर रही हो उस नीड को, और कन्वीनियंटली जो है वो अवेलेबल भी हो, और एक ऐसी प्राइस पे अवेलेबल हो जो कि लोग जो है वो इजीली पे कर सकें। अगर आपने इन सारी चीजों को और इतनी अट्रैक्टिव हो कि लोग उसको लेना भी चाहें, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं इफेक्टिव मार्केटिंग, जिसमें आपको 4 या 5 पीस का इनिशियली बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है इफेक्टिव मार्केटिंग में। ठीक है। राइट मार्केटिंग ये होती है कि राइट प्रोडक्ट हो, राइट टाइम हो, राइट प्राइस हो, राइट प्लेस हो। इन चारों राइट को जब आप मिलाते हैं तो आपकी राइट मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है। अब आपकी कोई ऐसी चीज है जो कि आपकी सर्दियों की प्रोडक्ट है, तो आप ऑफ कोर्स उसको वेट करेंगे कि जब सर्दियों का सीजन करीब करीब हो तो आपने तभी उसको मार्केट में लाना है, या फिर उसकी आपने कैंपेन रन करनी है या एडवर्टाइजिंग करनी है। अगर कोई गर्मियों की चीज है, जेंडर स्पेसिफिक चीज है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैलेंडर ईयर में कब कब जो है वो ज्यादा जो है वो बाइंग पीरियड होता है, कब जो है वो बिल्कुल ही लोग बाय करना पसंद नहीं करते। तो ये मार्केटर को ट्रेंड्स पता होने चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर पता होना चाहिए, लोग कब खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज क्या होती है। ये सारा जो होता है, जब हम अभी सेगमेंटेशन देखेंगे उसमें ये आ रहा होता है कि कस्टम जो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है या एंटरप्रेन्योर मार्केटर है, उसको अपने कस्टमर की प्रोफाइल बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए कि मेरा कस्टमर ऐसा है, ऐसा सोचता है, उसका इंटरेस्ट ये है, वो यहाँ पे रहता है, उसको ये चीज पसंद है, उसकी ये प्रेफरेंस है, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उसी तरीके से उनको पोजीशन कर सके, ताकि उसकी प्रमोशन ऐसी हो जो कि कस्टमर के सीधे दिल में जाके जो है वो उतर जाए। तो ये चीजें होती हैं जिनकी अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा, ये हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। मैं आपको एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग का बता देती हूँ। अच्छा, ये मैंने बार बार टर्म यूज की है यूएसपी की, तो ये कहलाती है हमारी जनाब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ठीक है। इसमें ये एक आप देख रहे हैं पिक्चर में कि एक एग नजर आ रहा है जो कि थोड़ा डिफरेंट है रिमेनिंग एग्स के साथ। तो यूएसपी इसी को ही कहा जाता है कि आपकी जो भी चीज है वो ऐसी हो के यूनिक हो, थोड़ी डिफरेंट हो, तभी कस्टमर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा जी, सेटिस्फाइड कस्टमर जो मैंने आपको जैसे बताया ना कि एक दफा सेल जो है वो सेल नहीं होती। जो सक्सेसफुल या सस्टेनेबल जो प्रॉफिट्स हैं वो मल्टीपल सेल्स के बाद ही जनरेट होते हैं, या फिर एटलीस्ट उसने किसी को रेफर किया हो, या आपका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग स्प्रेड हुआ हो। तो इससे आपको पता चलता है कि यस, आपकी जो जो भी अलाइनमेंट है अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज की तरफ, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है। एसटीपी फ्रेमवर्क ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको हम जल्दी से करके फिर मैं आपको
बता देती हूँ एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग का। तो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग इसको कहा जाता है। और इसमें हम करते क्या है, इसमें करते ये हैं कि देखें पूरा एक पॉपुलेशन होती है, चाहे पाकिस्तान की ले लें किसी की भी ले लें, उसमें से हम एक सर्टन सेगमेंट को जो है वो सिलेक्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए या अपनी सर्विस के लिए। ऑफ कोर्स सबके लिए तो नहीं हम हर चीज कर सकते। तो उस जो पर्टिकुलर सेगमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं, उसी को हम फिर टारगेट करते हैं और उसी के हिसाब से फिर अपनी मार्केटिंग की सारी कैंपेन जो है वो डिजाइन करते हैं। अब ये सिलेक्शन कैसे होती है, ये भी जो जो जिसे कहते हैं कि कन्वेंशनल मार्केटिंग है, उसमें इसी तरीके से होती है कि आप पहले देख रहे होते हैं कि अच्छा जो मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी उसकी जियोग्राफिक जो है वो लोकेशन क्या होगी, फिर उसकी डेमोग्राफिक क्या होगी, मेरे कस्टमर का बिहेवियर कैसा होगा, उसकी उसकी साइकोग्राफिक कैसे होगी। तो ये सारी चीजें इवन कि जब आप फेसबुक की या इंस्टा की अगर की कुछ लोगों ने कैंपेन कभी रन की हो, तो आप देखते हैं कि अगर आप कोई पेड कैंपेन चलाते हैं तो उसमें भी जो है कुछ प्रेफरेंसेस और कुछ इंटरेस्ट की चीजें आ रही होती है। तो उसमें यही सारी चीजें आती है जिसे हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं, कि अगर आपकी जो भी प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए है, किसी पर्टिकुलर एज ब्रैकेट के लिए है, या किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के लिए है, तो आप उसमें बड़े इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसमें बहुत सारी और, जैसे आप देख रहे हैं कितना कितना डिटेल में चीजें आई हुई हैं कि आपकी कोई ऐसी चीज है जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है, या किसी पर्टिकुलर एज सेगमेंट के लिए है, या सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, या सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज के लिए है, और फैमिली ओरिएंटेड कोई चीज है, लाइफ स्टाइल जिनको आप बेचना चाह रहे हैं अपनी चीज को, उनका बाइंग पैटर्न कैसा है, वो क्या चीज पसंद करते हैं, ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कस्टमर किन किन चीजों को खरीदता है। और वंस अगेन जब आप सेगमेंटेशन जब आप इसकी पोजीशनिंग में आते हैं, तो उसमें ये भी डिपेंड करता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग क्या है। अब ऑफ कोर्स अगर आप किसी ब्रेड का एड बनाएंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग देखें कितनी ज्यादा होगी, मतलब आपको मे बी हर ऑल्टरनेट डे ब्रेड खरीदनी हो। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो मे बी कि उसकी जो कैंपेन है या उसकी जो जो सारी साइंस होगी एड की या मार्केटिंग की कैंपेन की, वो इंटायरली डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग कितना डिफरेंट है। कभी इंसान प्रॉपर्टी तो कभी कभी बनाता है, और ब्रेड आप रोज खरीदते हैं, टूथपेस्ट आप रोज खरीदते हैं, मे बी मोबाइल आप शायद 2 या 3 साल में एक दफा खरीद लें। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग पैटर्न और परचेजिंग सब चीजें डिफरेंट होती हैं। इसीलिए हमारी जो कैंपेन्स बनती हैं वो बड़ी पर्टिकुलरली सोच के समझ के अपनी अपनी कस्टमर को पूरा स्टडी करके उनका पूरा का पूरा जिसे कहते हैं रिसर्च करके जो है वो टारगेट और फिर पोजीशनिंग की जाती है। यानी कि जिस तरह से आप देखते होते हैं कि जो एड्स आते हैं, खासतौर पे अगर चाय के आते हो या कभी कभी उसके आते हैं जो आपका डिश वॉश बार होता है, तो उसमें आपको पता है कि जो कंपनीज हैं वो सोचती हैं कि अच्छा अगर डिश वॉशिंग है तो सास और बहू का पहले एलिमेंट आता था कि हाँ इन दोनों के दरमियान ही कोई ना कोई गॉसिप हो रही होगी, और एक सफाई कर ले और एक ऐसे कर ले, और हमने एक ऐसा फैमिली एक्सपीरियंस बनाना है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं सास बहू नहीं, अब आप जो है ना, अब हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ आ गए हैं, तो अब जो हस्बैंड है वो भी सपोर्ट करेगा, तो अब उसने भी डिश वॉशिंग शुरू कर दी और एक हैप्पी कपल को दिखाने लगे। तो ये सारे वो ट्रेंड्स होते हैं जो कि मार्केटर को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो, जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं तो आपने पहले फैमिली वाले फैमिली ओरिएंटेड एड्स जिसमें एक घराना जो है वो चाय पी रहा होता था और सब खुश हो रहे होते थे, और एक चाय को एक काइंड ऑफ द सेलिब्रेशन जो है वो या फैमिली टाइम से रिलेट किया जाता था। अब जैसे जैसे जमाना एडवांस हो गया तो चाय या उसकी जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ एक कपल के दरमियान जो है वो अब रह गई है, कि अब सिर्फ स्पाउसेस को दिखाते हैं तो ही जो है वो हम समझते हैं कि हमारी अब टारगेट जो है वो कपल हो गया है। तो ये वो ट्रेंड्स होते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब शिफ्ट हो गए ज्वाइंट फैमिली से, अब जो है वो सिंगल यूनिट में आ गए। तो ये एड्स कैंपेन भी फिर जो 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 ट्रेंड्स होते हैं, साइकोग्राफिक्स, बिहेवियरल, जियोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स, उसके हिसाब से बनती हैं, और वो सारी की सारी चीजें बड़ी पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करके जो है वो कैंपेन्स बनाई जाती हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग के बारे में। तो
इसमें क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है ना अडॉप्ट करता है इंटरैक्टिव मार्केटिंग अप्रोच विद देयर कस्टमर। जैसे मैंने आपको एक चीज का जिक्र किया था कि एमवीपी पहले बनती है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनती है, और फिर एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि वो अपने कस्टमर को देखता है और फीडबैक उसका कहता है कि बताओ इसमें क्या मैं इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ, ये क्या चीजें जो है वो इसमें ऐड ऑन हो सकती हैं। तो ये एक्चुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होते होते वर्जन जो है वो एक चीज जो है वो एक स्टैंडर्ड की बनती है, या वो ऐसे बनती है जिसको हम कहते हैं कि ये अब जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट या रिफाइंड सर्विस अब बन गई है। तो इसमें कस्टमर फीडबैक जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग में। ठीक है, दैट दे सेट अप डायलॉग एंड बिल्ड टर्म रिलेशनशिप विद देम, अडेप्टिंग द बिजनेस टू मीट कस्टमर नीड। तो एंटरप्रेन्योर को ये लेवरेज होता है कि वो अपनी चीजों को बड़ी जल्दी चेंज कर सकता है। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, जो स्टैब्लिश जाइंट्स होते हैं, वो अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को, प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट को बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। तो यही यही जो अपॉर्चुनिटी है या इसी चीज को लेवरेज जो है वो एंटरप्रेन्योर करता है कि उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाली चीज जो है वो ज्यादा डिमांड में है, ये वाली चीज की कस्टमर रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, ये वाली चीज जो है वो बड़ी कंपनीज अभी फिलहाल नहीं दे रही, ना ही कोई देने का आगे कोई वो होता है, तो वो फटाफट जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग में अर्ली अडॉप्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो कि वैल्यू ऐड करवाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स में ऑडियंस कौन होती है कि एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट while the audience is small। आपको एक छोटा कस्टमर बेस है, आपने उनके साथ ही जो है वो अपनी प्रोडक्ट एक्सचेंज करी, उन्हीं के साथ फीडबैक किया, उन्हीं के साथ आपने फोकस ग्रुप किया और उन्हीं के जरिए आपने अपनी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे काम किया। तो आपके जो फर्स्ट इनिशिएटर्स, जो फर्स्ट बायर्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनेंसिस कैसे होती है एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग? बजट्स फॉर लर्निंग। अब जैसे सुमेरा वसीम की कहानी में मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी लर्निंग में बहुत तवज्जो दी, बहुत सारा यूट्यूब से फ्री सीखा, बहुत सारा उन्होंने दुबई जाके बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की, जिसमें उन्होंने एडवांस बेकिंग के कोर्स वहां से किए, उन्होंने एडवांस बेकिंग के इक्विपमेंट वहां से खरीदे, और उसने प्रिंटर्स वहां से खरीदे। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो बजाय मार्केटिंग के बजाय अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है, और उसको वो ज्यादा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं अपने आप को अप स्किल कर रहा हूँ तो बेसिकली ये मेरी अप स्किलिंग ही मेरी यूएसपी बनेगी, जिसके बेसिस पर मेरे जो है वो कस्टमर बनेंगे। ठीक है, तो अपने आप पे इन्वेस्ट करें ताकि आप जो है वो अप स्किल हो। इसके अलावा था है कि एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो मैंने पी की बात की थी ना, पीपल वाली जो बात थी, तो ये है कि इसमें टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छी टीम आपके साथ बन जाए तो वो आपको जो है वो खुद भी जीतती है, जितवाती भी है, प्रोडक्ट भी जीतती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो शुरू में लोग आपके साथ हों उनको आप जेलिन रखें, उनके साथ आपका विजन मिशन अलाइन हो, और टीम अच्छी बनेगी तो यकीनन फिर वो जो डिलाइट है, वो जो हैप्पीनेस है, वो आपकी प्रोडक्ट में भी उसकी मैनिफेस्टेशन आएगी। ठीक है जी। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिग कैश इन्वेस्टमेंट होती है, ज्यादा फोकस प्रोडक्ट पे होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादातर आपका फोकस होता है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होते हैं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर खुश है या नहीं है, और जनाब डिलीवर मार्केटिंग मैसेज एज अ मोनोलॉग, यानी कि वन वे आपकी कम्युनिकेशन होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग में आपकी टाइम, एनर्जी, क्रिएटिविटी, कमिटमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यही आपको वो एज देती है, वो लेवरेज देती है, जिसकी बिना पर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस लोगों में मकबूल होती है। और असल जो फोकस होता है वो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है। अगले में भी ये लिखा है कि अब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, उनके हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं। लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप पे एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग जो है वो फोकस करती है, और हमेशा जो है वो डायलॉग जो है वो टू वे होते हैं, हमेशा वो एडेप्टिव होते हैं, जो चेंजेस होती हैं उनको वो अपनी अब नेक्स्ट जो भी उनकी प्रोडक्ट होती है वो उसमें चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि उनको फीडबैक मिलता है और बहुत आसान होता है उनको अपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस में मुस्तकिल इनोवेशन लेकर आना। ठीक है जी। तो ये था एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग। कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि यूज होते हैं एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग में, जिसको हम कहते हैं स्माइल,
एंड स्क्रैच फ्रेमवर्क। तो आप ऐसी जो है वो नाम रखें अपनी प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का, जो कि आसान हो समझने में, जो कि मीनिंगफुल भी हो, जो कि जो जिसका नाम आए तो जहन में कोई विजुअल्स भी क्रिएट हो जाए, और आपका नाम जो है वो आपकी ब्रांड को या उसकी प्रोडक्ट को या सर्विस को सपोर्ट भी करता हो। ठीक है, उसके साथ आप मल्टीपल कोई इस तरह की चीज भी क्रिएट कर सकें कि अगर आप उससे आगे पीछे कोई चीज लगाएं तो वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट लगे, यानी कि यू कैन एक्चुअली प्ले अराउंड विद योर ब्रांड नेम। तो इमोशनल हो, एम्पावर करता हो, एंटरटेन करता हो, एंगेज करता हो, इनलाइटन करता हो। जब आप यानी कि जब भी कोई ब्रांडिंग करें या अपनी प्रोडक्ट का नाम सोचें तो स्माइल फ्रेमवर्क जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया इसको जरूर जहन में रखें। स्क्रैच फ्रेमवर्क ये कहता है कि इन चीजों को आप अवॉइड करें जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज जिससे आपको लगे कि ये कॉपी कैट हो रही है, जैसे कि यहाँ कराची में स्टारबक्स की एक कॉपी खुली थी, स्टारबक्स, जिसके ऊपर फिर केस भी हुआ और वो मेरे ख्याल में बंद हो गया स्टारबक्स। तो इस तरह की चीजें नहीं करें जिससे 100% कॉपी जो है वो सामने आए। किसी का उसमें जो है वो किसी को लेने में ना वो मुश्किल ना हो, या किसी के डुअल मीनिंग्स ना निकल रहे हो, या किसी की इंसल्ट, किसी की इस तरह की कोई चीज उस ब्रांड नेम में या उस मार्केटिंग कैंपेन में ना हो रही हो। इन चीजों का आपको ख्याल रखा जाता है, और इसी सारी चीजें को अवॉइड करने को मार्केटिंग की टर्म में हम कहते हैं कि स्क्रैच फ्रेमवर्क को आपने जहन में रखना है जब भी आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। अच्छा, ये सेफ फ्रेमवर्क है, ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो आप इसको 4 पीस के साथ हमने रिप्लेस किया। एंटरप्रेन्योरियल जो मार्केटिंग है उसका जो फ्रेमवर्क है वो 4P नहीं है बल्कि सेफ फ्रेमवर्क है। अब किस तरह से रिप्लेस हो रहा है? इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट आप सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह के मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, जो अभी आपके सामने शेयर की थी, कि एक में वैल्यू मैप होता है, एक में कस्टमर प्रोफाइल होता है। तो उसमें बेसिकली जो जॉब थी वो सोल्यूशन थे। तो आपने इस तरह से सोचना है कि आपका जो भी बिजनेस चल रहा है वो सोल्यूशन प्रोवाइडर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट नहीं है, आपने सोल्यूशन देने हैं। और इंस्टेड ऑफ प्लेस वर्ड यूज करना है एक्सेस, यानी कि आपकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो कैसे आपको कस्टमर जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो पहुंच सकता है, कैसे आपके साथ कहाँ कैसे आपके साथ वो रीच आउट कर सकता है। इंस्टेड ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन बेसिकली टर्म जो है वो मार्केटिंग की ही टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजाय कि प्रमोशन करने के या डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके जबरदस्ती जो है वो अपनी तारीफें करने की, आप एजुकेट करें, ये ज्यादा जरूरी है, या फिर आप अवेयरनेस दें, ये जरूरी है। ठीक है, जिस तरह से सुमेरा वसीम ने भी क्या किया कि एक एक हद तक अपनी उन्होंने पहले तो बेकिंग बिजनेस चलाया और फिर उसने उनको कन्वर्ट कर दिया ट्रेनिंग बिजनेस में। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी होता है कि अपनी प्रोडक्ट या सोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस देने वाला हो और एजुकेट करने वाला हो, राइट? क्योंकि जब आप इस तरह से चलेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, ना कि आप डायरेक्टली बताएंगे जी मेरे प्रोडक्ट में ये है, ये है और ये है। इसके बाद आप बताएं कि प्राइस की जगह बताएं उसको वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी कदर कितनी है, कि आपको जो सोल्यूशन दिया जा रहा है वो वाकई में आपको वैल्यू भी डिलीवर करेगा, जिसके लिए आप बहुत इजीली उस प्राइस को देने पे मजबूर हो जाएंगे या खुशी खुशी दे लेंगे। तो इसको आप बताएं कि वाकई में ये सोल्यूशन जो है वो इस वैल्यू पर अवेलेबल है, और साथ साथ एजुकेशन भी दें और एक्सेस भी उसको प्रोवाइड करें आसान। तो ये था जो कि 4 पीस को हम रिप्लेस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के सेफ फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग सा ऐड था। गुरिल्ला मार्केटिंग कही जाती है कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें ये होता है कि आप लो कॉस्ट मार्केटिंग करते हैं, कुछ इस तरह की इमेजेस या कुछ इस तरह के आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका फुटफॉल ज्यादा हो, आप इस तरह की कैंपेन्स लगाते हैं कि लोग फटाफट जो है वो आपके साथ इंगेज हो जाते हैं। तो ये लो कॉस्ट मार्केटिंग कहलाती है, और ये काम करती है लो बजट में, या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स का वैसे ही टाइट बजट होता है तो उसमें ये बड़ा जो है वो काम करती है, जिसमें कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी आते हैं। कुछ इस तरह की कोई 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 ऐसी थीम, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया जो है वो बन जाता है जिसकी वजह से गुरिल्ला मार्केटिंग हो जाती है। जिसमें यहाँ पर देखें कि एक बेंच है और एक में लिखा हुआ है रन,
और रन की नाइकी का है, और उन्होंने इसकी जो है वो सीट्स हटा दी कि बस अब बैठना नहीं है, भागना है। तो ये इस तरह की चीजों जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच हो, इनको जो है वो गुरिल्ला मार्केटिंग कहा जाता है। ये जनाब एक टीथ का है, उन्होंने जो है ना पेपर और कागज से जो है वो एक डेंटिस्ट ने अपनी जो है वो जो शॉप है उसका बना दिया जबरदस्त किस्म का। लो कॉस्ट मार्केटिंग बेसिकली गोरिल्ला मार्केटिंग कहलाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, ये एक पेंट है, जेब्रा क्रॉसिंग में वाइट कर दिया, ये ज्यादा वाइट है, तो ये इनका कोई मिस्टर वाइट जो था वो एक प्रोडक्ट था। और इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उसकी एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग की। और कुछ अरसे पहले ये जीते थे ये साहब, तो मुइज स्टील ने इनको ऑन बोर्ड लिया था। फिर हुआ ये कि किसी ने सिर्फ पिक्चर ली, किसी और कंपनी ने ऐसे ही उनकी पिक्चर में डाल दिया। मतलब ये एम्बेसडर्स तो मुइज स्टील के थे, तो हमारे यहाँ तो फटाफट ये होता है ना कि दूसरी भी कंपनीज जो है वो विदाउट कंसेंट जो है वो आपको प्रमोट करना शुरू कर देती है। बहरहाल ये आपकी फिर एथिकल कंसिडरेशन आ जाती है इसमें। तो बहरहाल इन शॉर्ट गुरिल्ला मार्केटिंग ऐसी चीज होती है कि आप बहुत ही कम पैसे खर्च करके और मैक्सिमम जो है वो अटेंशन ग्रैब करवा सकते हैं। तो बस आज का ऑलमोस्ट यही था। आई होप को आपको पसंद आया होगा। सेफ फ्रेमवर्क, स्माइल फ्रेमवर्क, स्क्रैच फ्रेमवर्क और एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग कैसे डिफरेंट होती है। हमने ज्यादा काम यूएसपी पे करना होता है, हमने ज्यादा काम जो है वो अपने जो फर्स्ट अडेप्टर्स होते हैं उनसे जो है फीडबैक या उनकी सजेशन या एडवाइसेस को अपनी प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा इंकॉर्पोरेट करके जो है वो अपनी एमवीपी यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है। तो इस तरह से हमारी कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग डिफरेंट होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। और ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो नीश में काम करना पसंद करते हैं, जहां पर बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर नहीं कर पाती। तो ये एक बड़ी ही उनके पास एक अनटैप मार्केट होती है जिसको एंटरप्रेन्योर जो है वो टैप कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। बाकी यही है कि अपनी अपनी स्किल सेट के तौर पर आप देखें कि कौन सी ऐसी अनटैप मार्केट है जिनमें आप अपनी एक्सपर्टीज, अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हर एक के लिए डेफिनेशंस, प्रेफरेंसेस, थॉट प्रोसेस वेरी करेगा, तो कोई एक फॉर्मूला नहीं होता जो कि किसी को बता दिया जाए। तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरे ख्याल में सेशन मेरा 1.5 का था, मैंने आपका आधा घंटा मजीद ले लिया, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये मुश्किल होता है इतने से वक्त में इतना सब कुछ डिलीवर करना। यही है कि आप इसको वैल्यू प्रोपोजिशन जो मैंने वीडियो शेयर की उसको बार बार देखें, उससे उससे आइडियाज मिलते हैं कि अच्छा इस तरह से मैचिंग होती है प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, कस्टमर क्या सोचता है, यूजर के माइंड में क्या होता है। तो जैसे जैसे हम पॉलिश होते जाते हैं बेसिकली ना, तो वही वंस अगेन कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि मैं कहूँ कि दिस इज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एज वेल। तो बहुत शुक्रिया अजीज साहब और नौरीन अनवर अमर साहिबा, बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, अदरवाइज फिर हम क्लोज कर देते हैं। मैं 1-2 मिनट आपका क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ले सकती हूँ। स्लाइड्स दे दे, अच्छा ठीक है। स्लाइड्स तो जनाब मेरे ख्याल में 150 के करीब स्लाइड्स हैं। मैं आपको वो दे दूंगी जो कि रिलेटेड थी इस टॉपिक से, तो मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है और आई होप कि हमारी टीम इसको अपलोड कर देगी रिकॉर्डिंग को, तो जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुन सकते हैं, आप दोबारा सुन सकते हैं। हाँ जी, सर्विसेज बिजनेस के लिए कैसे मार्केट किया जा सकता है, ठीक है। सर्विसेज बिजनेस आप देखें कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मुझे हेयर कट चाहिए या किसी को भी चाहिए, तो हेयर कट बेसिकली क्या है, ये आपका सर्विस बिजनेस है, ठीक है। तो आजकल देखिए आप हेयर कट या सैलून सर्विसेज हैं, ये भी तो सर्विसेज हैं, राइट। अगर बिजनेस कंसल्टेंसी है, ये भी सर्विसेज हैं।
अगर लॉ की चीज है वो भी सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन है वो भी सर्विसेज है। तो ये होती चैलेंजिंग है। जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट तो है नहीं कि मैं इसको छू के देख लूं, हाथ लगा के देख लूं। तो इसमें बेसिकली स्ट्रांग मैसेज जाता है कि आपका जो मसला है ना, आप उस दुख की रग पे हाथ रखना, जैसे कहते हैं ना, एक मुहावरा है बड़ा मशहूर। तो आपकी जो सर्विस जिस प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व कर रही है, आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पे अपनी मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो वो आपकी उस तरह से आपकी सर्विस मार्केटिंग में आपकी चीजें इंट्रोड्यूस होंगी। अब मुझे नहीं पता कि किस चीज का है, उसमें यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को हाईलाइट करते हैं कि वो किसी किसी प्रॉब्लम में है और की चीज, आपकी सर्विसेज से उसका मसला हल हो गया। जैसे क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कौन सी ऐसी चीज बताऊं। बालों का आप कोई सोच सकते हैं सैलून में कि वो कोई है कि उसको कोई कट चाहिए, कोई खास किस्म का ट्रिम चाहिए, या वो देख रहा है कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, उसको वो सोल्यूशन नजर आ गया, तो वो जो है वो आपके पास आ गया कि जी मुझे ऐसा जो है वो हेयर कट चाहिए। यूएसपी कैसे फाइंड करें? लाइक वेब डेवलपमेंट बहुत सारी कंपनीज ऑफर कर रही होती हैं, स्मॉल एंड बिग बोथ। यूएसपी फाइंड, यूनिक सेलिंग पोजीशन फाइंड नहीं करी जाती, ये तो आप वो खुद डेवलप करते हैं, नहीं तो आपकी अपनी चीज है। ये तो वो चीज है कि मेरा बच्चा है, मेरा बेबी है, मैं उसको खूबसूरत कैसे बनाऊं या मैं उसे ब्यूटीफाई कैसे करूं कि मेरा बच्चा सारे बच्चों से अलग नजर आए। तो वो फाइंड तो नहीं की जाएगी ना, वो तो आपने खुद उसको नर्चर करना है। उसको खुद आपने इस तरह से परवान चढ़ाना है, उसको ऐसे आपने डेवलप करना है अपने बच्चे को कि वो अलग नजर आएगा सबसे। तो यही आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए भी यही चीज आती है कि आपने बेसिकली उसको इस तरह से नर्चरिंग और इस तरह से उसको परवान चढ़ाना है कि वो प्रोडक्ट अलग स्टैंडिंग हो ना उसकी, कि हाँ ये जो है ना रिजवान साहब की चीज ये जबरदस्त है, या अजीज साहब की चीज है वो ये बड़ी जबरदस्त है, यहीं से हमें लेना चाहिए, प्राइसिंग भी अच्छी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सर्विस भी अच्छी है, और जनाब आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी बड़ी अच्छी देते हैं, रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, या डिलीवरी के इतने चार्जेस नहीं लेते जितने और ले रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आप इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, तो आप पहले देखें, इसमें बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं कि आजकल आप जरा सी कोई कैंपेन चलाते हैं, 10 तो आपको वो आ जाते हैं जो कि अपना बिजनेस ऑफर कर रहे होते हैं। तो यू नीड टू वेरी वेरी केयरफुल कि कौन सी चीज को आपने सेलेक्ट करना है, या किसको आपने बिजनेस देना है, किसको नहीं देना है। बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो है ना वो जो कहते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते। लोग कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बेहतर यही होगा कि जो आपने अगर काम करवाना है किसी से वेब डेवलपमेंट का, तो ट्रस्टवर्दी लोग हो उन्हीं से, या फिर रेफरल हो, तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके जी। हाँ ठीक ठीक है नौरीन, आप चले जाइए, बहुत शुक्रिया। चले जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना टाइम निकालने का। तो मैं भी अब इजाजत चाहती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।